शुरू करना पड़ा, क्योंकि ये सब बातें अगर मैं यूट्यूब चैनल पे खुलेआम बोलूंगी जिस तरह मैं बोल रही थी, तो फालतू में फिर मेरा चैनल बैन कर देंगे या फिर कोई और नया स्यापा खड़ा कर देंगे। तो इस वजह से मुझे यूट्यूब बंद करना पड़ा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट यू बेसिकली गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एंड ठीक है, अभी हम सेशन शुरू कर रहे हैं, तो पा यू कैन स्टार्ट द प्रेयर्स। Archangel Michael, please protect my channel and protect everybody who's watching this. Continue, Pa. तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। प्यार है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? प्यार में जवाब है ढूंढ। क्योंकि रा क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से सुने, उनके दिलों पर, उन पर, उनके परिवारों पर, जिनकी वो वेल विश करते हैं उन पर, उन सब पर हमारे अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। आप कंटिन्यू करो मैम आप। जी, तो कल हमने पार्ट 1 किया था 67 चैप्टर का। बहुत लंबा चैप्टर था, तो हमने कहा इसे 2 पार्ट में करें। और 15 सवाल हमने किए थे, तो आज 16वें सवाल से हम शुरू करते हैं। 67.16 डॉन और रा के बीच बातचीत हो रही थी कि एनर्जी अटैक जो हो रहा है कार्ला पे, तो जो कर रहा है ओरायन का प्यादा, वो भी क्रिएटर का बच्चा है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्रिएटर की सेवा में लगा है, तो हम उसकी सेवा कैसे करें। तो इन बातों के बाद डॉन पूछता है कि मैंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी, द क्रूसिफिकेशन ऑफ एस्मेराल्डा स्वीट वाटर। इसके अंदर मैंने ये लिखा था कि जब हम इन भूत प्रेत जिन को भगाते हैं अपने शरीर से, तो ये धरती के ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये जैसे बाहर के किसी ग्रह से या किसी और घनिष्ठता से आए और हमें इन्होंने दुख पहुंचाने की कोशिश की और हमने इन्हें भगाया, पर ये धरती पे आते हैं। तो क्या आपने वो किताब पढ़ी है? और जो मैंने कहा था क्या वो सही था? तो रा कहता है हाँ सही था। तो मैम रा कहता है मैम सही था। और ये जो किताब है ना, ये अगर आप एलएल रिसर्च की उस पे जाओगे वेबसाइट पे, ये आपको बुक मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग बुक है। और यहाँ पे मैम ये जो भगाने की बात कर रहा है ना, ये भगाने की बात नहीं कर रहा है, वो कर तो बैनिशिंग रिचुअल ही रहे हैं वो हाँ। पॉजिटिवली तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि कभी हम्म। कभी ओरायन इन्फिल्ट्रेट कर देता है और बीच में से अपने बंदे उतार देता है अर्थ पे। वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, हाँ, मैं लोगों के करोगे आप लिए करेक्ट, ये। क्योंकि सिंबोलॉजी ओरायन को भी अच्छे से आती है, कन्फेडरेशन को भी अच्छे से आती है, दोनों को आती है। हम्म। बस वो उसके अंदर कमी ढूंढ रहा होता है कि अगर उसको दिख जाता है ना कि हाँ इन्होंने रिचुअल ठीक से नहीं किया है, तो फिर ओरायन हम्म। इन्फिल्ट्रेट कर देता है। हम्म। ठीक है, तो क्रूसिफिकेशन ऑफ एमराल्डा स्वीट वाटर। ओके, आई वाज जस्ट शेयरिंग द पिक्चर इन केस एनीबडी वांट्स टू बाय द बुक। सो डॉन कहता है वर देयर एनी इनकरेक्टनेस? मैंने जो लिखा था या जिस तरह से लिखा था, क्या उसमें कुछ गलतियां थी? तो मैम रा कहता है द इनकरेक्टनेस occurred only due to the difficulty an author would have in describing the length of training necessary to enable the ones known in the particular writing as Theodore and Pablo in the necessary disciplines। कह रहा देखो, बस जो तुम कह रहे हो ना गलती है, कह रहे हो गलती कह लो, कह रहे वो इस वजह से हुई थी क्योंकि जो मुश्किलें तुम लोगों को, जो ऑथर है जिसने किताब वो लिखी, इन लोगों ने ठीक है वो नरेट की किताब सारा कुछ किया, इन्होंने बोला सारा कुछ किया, कह रहे लेकिन ये जो किताब लिखी थी वो लिखी थी थियोडोर और पाब्लो, इन्हीं की टीम में थे वो। कह रहे उन्होंने लिखी थी, उनको जिस तरीके की एक एक ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ना तुम्हें कि भाई इस किताब को इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, कह रहा वो नहीं की थी तुमने। तो तुमने जैसा उनको बोला उन्होंने वैसी की वैसी छाप दी वो। कह रहा उनको भी तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए था कि ये किताब ऐसे नहीं ऐसे करो। कह रहा वो वहां पे थोड़ी सी इनकरेक्टनेस है।
तो डॉन ने कहा कि it had seemed to me that the book has somehow in its entirety been a link to many of those whom we have met since we wrote it and to many of the activities we have experienced. वो कहता है कि ये जो किताब है उसका एक कनेक्शन है उन लोगों के साथ उन सब लोगों के साथ जिनसे हम मिले और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसके साथ एक रिश्ता है, लिंक है, ऐसा मुझे लगा। तो वो कहता है, वो ये पूछता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक्चुअली मैम इन लोगों ने ये जितने भी थे ना ये बुक लिखते वक्त, इसका क्रूसिफिकेशन जब हुआ था, मतलब इसके अंदर भूत वूत होगा शायद, वो निकल गया था। तो ये सारे उस टाइम पर ना उसी एरिया में भी थे और इनको पता था ये क्या चल रहा है, तो इन्होंने पूरा सारा कुछ देखा हुआ था वो। तो ये थे, इनके दोस्त थे और दोस्तों के दोस्त भी थे, तो ऐसे करके पूरी इनकी लिंक बना हुआ था। मैंने बताया ना इन लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा था मैम, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप, जैसे हमारा ग्रुप है ना बहुत बड़ा हो गया है, इसी तरीके से इनका ग्रुप था कि बहुत बड़ा हो गया था। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो मतलब उसने वही पूछा कि क्या कहते हैं कि ये मतलब हम जितने भी लोग थे इसके अंदर इंक्लूड, जो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है इसमें, इसकी पूरी एंटायरिटी में, कह रहा है कि तो मेरे को लगता है कि ये किताब जो है मतलब हमारे ही वो बस ढंग से समझा रही है हमारा अनुभव। तो रा कहता है हाँ, मतलब जो तुम कह रहे हो ठीक ही है वो। मतलब रा को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ ठीक है, लिख दी ना किताब, लिख दी। तो डॉन ने कहा ठीक है, इस बारे में तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, क्योंकि हम जो बातचीत कर रहे थे मैं उससे हटना नहीं चाहता। तो वापस उसी पे चलते हैं, क्योंकि ये जो है ये वक्त का जो मैकेनिज्म है ना, इससे मैं बहुत उलझा हुआ हूं। मेरा मन बहुत पजल्ड है, दिमाग। तो ये जो I don't want to get off the track, but it has something to do with the mechanics of time. But I would ask then, लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूँ कि fifth density entity in coming here to offer a service, as you mentioned, penetrated the quarantine. Was this done through one of the windows, or was this because of his, shall I say, magical abilities? तो ये जो आपने बताया कि पांचवी घनिष्ठता से ओरायन का प्यादा आया, तो इसने क्वारंटाइन को छेद के भेद के आया ये, तो क्या ये कोई खिड़की खुली थी या उसके पास कोई ऐसी जादुई शक्तियां थी जिसकी वजह से वो ये कर पाया? तो मैम रा बोलता है, दिस वॉज डन थ्रू अ वेरी स्लाइटली विंडो which less magically oriented entities or groups could not have used to एक मिनट, which less magically oriented entities or groups could not have used to advantage। तो वो कह रहा है कि देखो हुआ तो ये खिड़की वाले रास्ते से ही हुआ है, कह रहा है, लेकिन वो जो खिड़की थी ना बहुत छोटी थी, बहुत सूक्ष्म थी। कह रहा उसके अंदर से घुस के आया ये। कह रहा और ये कोई ऐसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता जिसको इस जिसके पास इस तरीके की जादुई शक्तियां ना हो। कह रहे इसके लिए इस तरीके की जादुई शक्तियां चाहिए होती हैं कि इतनी छोटी सी जगह से निकल के वो आ जाए, या उसका पूरा का पूरा ग्रुप वो निकल के आ जाए, ताकि वो अपने मतलब एडवांटेज के लिए इसको यूज कर सके। कह रहे इतना आसान नहीं है इस तरीके की वो करना। एक बात और होती है कि ये जो विंडोज बनते हैं ना आपके ऑरा में, ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड किया है, मैं दिखाती हूँ। विंडोज बनते हैं ना ऑरा में, ये कभी कभी पल भर के लिए होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा समय के लिए होते हैं। आमतौर पे एक हेल्दी पर्सन जो है उसका ऑरा ऐसा होता है, कहीं पर भी कोई एक्सटेंशंस नहीं है, ब्रेक्स नहीं है। बीमार हो या मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो ये जो छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं ना, ये विंडोज होते हैं। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो, कोई पर्टिकुलर चक्र, तो इस तरह से भी हो सकता है, लेफ्ट का अलग हो सकता है, राइट का अलग हो सकता है। तो इसको बोलते हैं विंडोज। सो नेक्स्ट कहाँ गया? सो डॉन कहता है, नाउ द मेन पॉइंट ऑफ दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हैज टू डू विद द फर्स्ट डिस्टॉर्शन, that is law of free will, and the fact that this window existed.
किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक्स बंद करो। किसका माइक ऑन है? आई कैन स्टिल हियर समबडी। Okay, so was this, shall I say, a portion of the random window effect? And are we experiencing the same type of balancing in receiving the offerings of this entity as the planet in general receives because of the window effect? वो कहता है कि अब ये जो मुद्दा है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका ताल्लुक है लॉ ऑफ फ्री विल, फर्स्ट डिस्टॉर्शन से, और कि ये विंडो बन गई थी या थी। क्या ये विंडो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये विंडो कई बार सिर्फ पल भर के लिए बनती है और कभी कभी होती है, जैसे आपकी तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है, तो उस जगह पर आपकी एक विंडो ओपन रहेगी जब तक वो दर्द ठीक नहीं हो जाता। तो क्या ये रैंडम विंडो इफेक्ट था कि मतलब अचानक से ऐसे कभी बन गया गलती से? एंड आर वी एक्सपीरियंसिंग द सेम टाइप ऑफ बैलेंसिंग इन रिसीविंग द ऑफरिंग्स? और ये जो एंटिटी है प्यादा, ये हमारे धरती के ऊपर जिस तरह का, अगर कोई विंडो खुला रह जाए तो धरती के ऊपर जिस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हमें भी उसी तरह से ये अनुभव हो रहा है? जस्ट चेक अगर मैंने सही बोला है तो। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक। तो मैम रा आगे। इसका जवाब देता है, दिस इज प्रिसाइसली, अच्छा अभी हाँ बचा हुआ है सवाल। नहीं नहीं, आप ही हो गया विंडो इफेक्ट। अच्छा इन प्लैनेट इन जनरल रिसीव्स बिकॉज ऑफ द विंडो इफेक्ट, मैंने बता दिया वो, कि जैसे प्लैनेट के ऊपर वो हाँ अपनी जादुई शक्तियों से नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हमें भी का उसी जादुई शक्तियों का अनुभव हो रहा है? यही बोला उसने। तो मैम रा कहता है, दिस इज प्रिसाइसली करेक्ट, as the planetary sphere accepts more highly evolved positive entities or groups with information to offer, the same opportunity must be offered to similarly wise negatively oriented entities or groups. कह रहे कि ये देखो जो तुमने बात कही है ना, ये हाँ काफी हद तक सही है तुम्हारी। वो कहता है कि देखो, जो जो तुम्हारा प्लेनेट है ना, जो तुम्हारा ग्रह है, कह रहे अगर इस पर क्या कहते हैं हमारे जैसी मतलब पॉजिटिवली जो हाईली पॉजिटिव वाली जो एंटिटीज है, अगर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, अगर वो हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आजादी का कानून तो लगा हुआ है ना। तो जब हम कर सकते हैं, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी तो उनके पास भी है, ये मौका तो उनके पास भी है, और ये उनको भी देना चाहिए। क्योंकि भाई किसी को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी ले ले, किसी को हमारी चाहिए तो हमारी ले ले। कह रहे ये तो आजादी के ऊपर है एक व्यक्ति की, भाई उसको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। कह रहे उस वजह से होता है ये। पर यहाँ पर वो ये कह रहा है दैट द प्लैनेटरी स्फीयर एक्सेप्ट्स, मतलब कि तुम्हारी धरती उसे मंजूर करती है। तो धरती मंजूर क्यों हाँ करती है? मैम देखो सेम। ना, देखो आप ये हम लोगों के, देखो एक चीज को समझ के चलो, ये जो आजादी का ये जो लॉ लगा हुआ है ना, ये फ्री विल वाला, ये ना इतना ट्रिकी है कि अगर आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज को अलाउ कर रहे हो, तो आपको नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज को भी अलाउ करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्यों? अगर किसी को, और वो भी उस केस में कि अगर कोई उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो तभी अलाउ कर सकते हो आप। अगर कोई नहीं मांग रहा है और फिर भी जबरदस्ती आप घुसे चले जा रहे हो, उस केस में ये आपस में घुस जाते हैं दोनों के दोनों फिर लड़ने में कि तू क्यों घुस रहा है भाई वहां पे, जब नहीं तेरी नहीं, इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ धरती की फ्री विल का क्या? मैम, यहाँ प्लेनेटरी जब वो बोल रहा है ना, यहाँ पे प्लेनेट के लोगों की बात कर रहा है। प्लेनेट के अराउंड तो अच्छा। क्वारंटीन लगी लगी है, आप इस चीज को समझो। प्लेनेट के हम्म। अराउंड तो क्वारंटीन लगी हुई है, क्योंकि वो इसलिए लगी थी, आपको याद होगा एक सेशन में राने कहा था कि यहाँ के लोगों की आजादी का ध्यान रखते हुए हमने ये क्वारंटीन लगाई थी कि भाई कोई बाहर से आके इनकी आजादी का उल्लंघन ना कर दे, ना ही हम सही और ना बात। ही नेगेटिव ओरिएंटेड एंटिटी। हाँ। कह रहे लेकिन अब किसी को इस प्लेनेट पे रहते हुए किसी को चाहिए ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग कन्फेडरेशन को कांटेक्ट करते हो, आपको मेथड पता है उसका। तो हम्म। आप लोग जब कन्फेडरेशन को कांटेक्ट करते हो, तो आप लोग पॉजिटिवली करते हो, तो इसलिए पॉजिटिव एंटिटी ही आएगी आपके पास। लेकिन अगर किसी का दिमाग ही नेगेटिव वाला है, वो ब्लैक मैजिक के तरीके से उसको बुला रहा है, तो उसके पास फिर वही आएंगे। दोनों के पास हम्म। दोनों ही पहुंचेंगे ना, इसी हम्म। तरीके से अपने अपने पहुंचेंगे, दोनों तो नहीं पहुंचेंगे, अपने अपने पहुंचेंगे। तो ये आपके हम्म। ऊपर, आपने कौन सा रास्ता चुन रखा है। हम्म।
अच्छा, तो फिर डॉन पूछता है कि then we experience in this seemingly difficult the what I would call effect of the wisdom of the first distortion. Then we experience in the seemingly difficult what I would call the effect of the wisdom of the first distortion. जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉ ऑफ फ्री विल जो है बहुत ट्रिकी है, तो वही बात वो कह रहा है कि हमें उस चीज का अनुभव हो रहा है कि ये काफी मुश्किल है, ये जो लॉ ऑफ फ्री विल का ज्ञान है और समझ है, ये काफी मुश्किल है. एंड फॉर दैट रीजन मस्ट फुल्ली एक्सेप्ट द विजडम ऑफ दैट विच वी एक्सपीरियंस. और उस वजह से जब हम पॉजिटिव का ज्ञान एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव का एक्सपीरियंस जो हो रहा है, ये सर्विस टू सेल्फ वाली एंटिटी जो हमें परेशान कर रही है, जो अनुभव हम कर रहे हैं, उसको भी हमें मंजूर करना पड़ेगा, कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी सोच और ज्ञान को. दिस इज माई पर्सनल व्यू. इज इट कॉन्ग्रुएंट विथ राज? ये मेरा मानना है, पर क्या रा इससे सहमत है? For that reason must fully accept the wisdom of that which we experience. मतलब उस एंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, पर एंटिटी हमारे साथ जो कर रहा है उस अनुभव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये हाँ. तो मैम राय यहाँ पे कहता है, इन आर व्यू वी वुड परहैप्स गो फर्दर इन एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. दिस इज एन इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी इन दैट इट इज क्वाइट मार्क्ड इन इट्स इफेक्ट, both actual and potential, and as it affects the instrument's distortion towards pain and other difficulties, such as the dizziness, it enables the instrument to continuously choose to serve others and to serve the creator. मैं बहुत बढ़िया बात बोल रहा है ये. क्या देखो, हमारी अगर जिस तरीके से हम इसको देखते हैं ना चीज को, हम इसे तुम्हें थोड़ा और ज्यादा ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इन दोनों चीजों को अप्रिशिएट क्यों करते हैं. मतलब ये मौका तो देखो नेगेटिव के पास भी है, हमारे पास भी है. हम भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, तो हम इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं. वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना, ये जो मौका मिलता है ना दोनों को इन्फॉर्मेशन देने का, कह रहा है चाहे वो हम दें या वो दें, कह रहा है कि वो बड़ा इंटेंसिव यानी बड़ा तीव्र होता है वो. ऐसी कोई छोटी-मोटी अपॉर्च्युनिटी नहीं है किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देना, और वो भी बाहर के प्लैनेट के. अब मान लो कोई और ऐसी नॉर्मली लेके चल लो, आपका पड़ोसी अचानक से आपके घर के अंदर आ जाए और आके कहने लगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो आप कहोगे भाई कौन है? कहाँ से आया है? जाता क्यों नहीं है? परेशान क्यों कर रहा है? उससे आप यही कहोगे ना? कह रहे तो इस केस में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. कह रहे ये बड़ी तीव्र होती है, ये ऐसी आसान नहीं है. कह रहे और जब इस तरीके की चीज़ होती है तो कह रहे वो अपने अपने वो भी छोड़ के जाती है, प्रभाव भी छोड़ के जाती है. कह रहे एक्चुअल में भी और ठहरे हुए प्रभाव भी. मतलब एक तो हो गया, एक आपको प्रभाव महसूस हो रहा है. एक हो गया कि भाई अभी नहीं हो रहा है वो, जैसे ही आपने कोई कुछ किया, एकदम से खट्ट करके उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर. कह रहे तो ये भी एक तरीका है. कह रहे इस वजह से हम तुम्हें बता रहे हैं कि जैसे ये कार्ला है ना, कार्ला के केस में क्या हो रहा है, इसको तकलीफ भी हो रही है, इसे दिक्कतें भी आ रही हैं, इसे दर्द भी हो रहा है, और इसे ये डिज़ीनेस यानी ये जो मतलब लेज़ी सी हो रही है, कह रहा है वो भी. कह रहा है वो सारी चीज़ें जो इसके साथ हो रही है ना, तुम अगर इसको पॉज़िटिवली देख के चलो तो तुम ये देख के चलना है इसके अंदर कि भाई वो कंटीन्यूअसली फिर चूज़ भी तो करती चली जा रही है. कह रही दर्द हो, चाहे मैं मर जाऊँ इसके लिए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं उस रचयिता को सर्व करूँगी और मैं दूसरों की सेवा के रास्ते पे ही चलती रहूँगी. कह रहा है तुम इसको पॉज़िटिवली देखो, दोनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा है और वो रचयिता को सर्व करे चली जा रही है, जो वो भी उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहती है. फिर वो आगे कहता है, सिमिलरली it offers a continual opportunity for each in the groups to express support under more distorted or difficult circumstances of the other self experiencing the brunt. Such shall we say of this attack, thus being able to demonstrate the love and light of the one infinite creator, and furthermore, choosing working to continue to serve as messengers for this information which we attempt to offer and to serve the creator thereby. वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं, ये जो अपॉर्च्युनिटी, ये जो मौका मिला है ना, कह रहे ये तुम्हारे ग्रुप को भी मिला हुआ है. कह रहे कार्ला को तो चलो, कार्ला ने तो लिया ही लिया ये, कह रहे तुम्हारे ग्रुप को भी तो मिला हुआ है ये, और वो कार्ला को तो दिक्कतें आ ही रही हैं, कह रहे तुम्हें भी दिक्कतें आ रही हैं. और इस सिनेरियो के अंदर ये भी हो रहा है कि भाई तुम भी तो दूसरों की सेवा के रास्ते पे ही निकले पड़े हो एक तरीके से. तुम क्या कार्ला को सर्व नहीं कर रहे, कार्ला की भी मदद कर रहे हो. एक तो वो हो गया, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वो परेशान हो रही है, उसके साथ तुम भी परेशान हो रहे हो. उसकी जो जितनी भी उसको दुःख दर्द हो रहे हैं, उसके दुःख दर्दों को देख के तुमको भी दुःख दर्द हो रहा है. तो इस तरीके से तुम भी तो उसको अदर सेल्फ की तरह, मतलब क्योंकि तुम उसे अपना मानते हो तभी तो कर रहे हो ना, अगर नहीं मान रहे हो तो नहीं कर रहे होते.
और इसी तरीके से तुम भी दूसरों की सेवा के पथ पे निकले हुए हो, और तुम दिखा रहे हो दूसरों को कि हाँ, तुम प्रेम और रोशनी के, उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में तुमने चूज किया हुआ है कि हाँ, हम काम करेंगे तो उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में दूसरों की सेवा का रास्ता इस्तेमाल करते हुए उसके मैसेंजर बन के करेंगे। और अंत में जाके चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से उस अनंत रचयिता के लिए इस इंफॉर्मेशन के द्वारा, कह रहे ये तुम कर रहे हो दूसरों की सेवा करने के लिए, कह रहे तो तुम, ऐसा नहीं है केवल कार्ला के साथ हो रहा है, कह रहे तुम्हारे साथ भी हो रहा है और तुम सब सीख ही रहे हो इसके अंदर। फिर वो एंड में कहता है, thus the opportunities are quite noticeable as well as the distortions caused by this circumstance। हाँ, circumstance, कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, जो मौके है ना, अगर तुम देखोगे तो तुम इन्हें नोटिस करके चलो। कह रहे तुम्हें दिख रहे हैं मौके, आते जाएंगे, दिक्कतें भी आएंगी, मौके भी आते जाएंगे, दोनों चीजें चलती जाएंगी। और इस तरीके के सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे होते जाएंगे, तुम्हें मौके भी मिलते जाएंगे। ये तुम्हें लगता है कि दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतों के साथ मौके भी आते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। किस तरीके से बता रहा है मैम, और ये मैम बिल्कुल सही कह रही है। अरे दिक्कतें तो आएँगी हैं, ये हर चीज़ में आएँगी। कहीं पर भी कुछ भी काम कर लो यार, हर चीज़ में दिक्कतें आनी है। लेकिन उसके अंदर से अपॉर्च्युनिटी निकाल लेना कि भाई मेरे को इसके अंदर से दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हुए मैं इस मुश्किल को कैसे इस्तेमाल करूँ कि ये इनके काम आ जाए, दूसरों के काम। मतलब उनकी सेवा कर सकूँ इसके द्वारा। ये मैम ये ट्रिकी तो होती है चीज़, लेकिन अगर कोई धीरे-धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे ना, तो मज़ा भी आने लग जाता है कि आने दे दुःख यार, देख ही जाऊँगी, जो भी होगा देख ही जाऊँगी। वही तो कह रही बहुत थी मज़ा आता है मैं। मैम। हाँ। वही तो कह रही थी, देखी जाएगी। पर सब घबरा गए कि नहीं मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। नहीं नहीं, आपके सेशंस की जरूरत है, आप कहीं मत जाओ। ये अच्छा ये ठीक इनका है तो सर्विस टू सेल्फ बोल रहा था, पता है आपको? कि अरे हमारे सेशन छिन जाएँगे, हमारे सेशन छिन जाएँगे। ये इनका हाँ। सर्विस टू सेल्फ बोल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां वो सर्विस टू सेल्फ बोल रहा था ना, वहां बाकी सबके लिए बोल रहे थे वो। बाकी सब वो हाँ। बोला, एक ने, दूसरी ने बोला, तीसरी ने बोला, वो सब लाइन लग गई सबकी कि नहीं 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 मैम प्लीज ऐसा मत करो। तो ही वाज इन जनरल, आई वुड से ही हाँ। वाज टॉकिंग फॉर एवरीवन। स्वीट ऑफ देम, थैंक यू। लव जो था मैम, वो लव, हुँ। हाँ आई नो, मैंने लव नहीं था मैम, सोचा था वो इस बारे लव है। में। हाँ, मैंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा था, तो उसने याद दिला दी, अच्छा किया, नहीं तो मैं अंदर बैठी होती। वहां से सेशन कर रही होती। ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, ये कोई पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप शुरू से सेशंस देखो तो आपको पता चलेगा। हुँ। जरूरत है देखने की, अगर आपको ये इस बारे में अभी तक नहीं पता। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अर्थ के हुँ। ऊपर क्वारंटाइन का मतलब क्या, ये क्या है? तो क्या समझाएं या उन्हें? अर्थ के ऊपर मैं बता देता हूँ। नहीं, हो सकता है कि उन्होंने वो सेशन देखा हो, उनको नहीं समझ में आया हो कि अर्थ के ऊपर कैसी क्वारंटीन लगी हुई है। देखो यार, आपने ना नोटिस किया होगा कि अर्थ के ऊपर अलग-अलग स्फीयर बने हुए हैं, मतलब लिथोस्फीयर बना हुआ है, आयोनोस्फीयर बना हुआ है। तो ये सारे जो स्फीयर बने हुए हैं ना, इन सब के ऊपर अगर अगर आप वो नोटिस करोगे ना, कभी आप जैसे अर्थ से बाहर निकलते हुए रॉकेट जाते हैं ना, कभी आप उनको देखना, आप नोटिस करोगे जब वो जा रहे होते हैं ना, आग सी निकल रही होती है उनके साइड से। वो जो आग सी निकल रही होती है ना, जब वो उस क्वारंटीन को भेजते हुए निकल रहे होते हैं ना, वो उसकी वजह से होती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर से कोई भी पार्टिकल निकलेगा ना, वो भी बिना किसी मतलब अप्रूवल लिए हुए अगर कोई निकलेगा, तो ये चीज़ होने लग जाती है। लेकिन अब रॉकेट के केस में आप कहोगे तो इसका मतलब तो रॉकेट से तो यार वो भेद के जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो उन्होंने परमिशन नहीं ली है। लेकिन आप ये नोटिस करो ना कि इस अर्थ के लोगों की इच्छा है ये, रहने वाले अर्थ के लोग हैं, तो इनकी फ्री विल तो है ही ना इसको तोड़ के जाने की। बाहर से किसी को अंदर आने की नहीं है आज़ादी। अंदर से कहे तो निकल के बाहर जा सकते हैं, लेकिन अंदर के भी एक लिमिट में ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खोदा पहाड़ और सीधा निकल गए वहाँ पे दूसरे प्लैनेट पे, वहाँ जाके दूसरों को तंग कर रहे हैं। इतनी अलाउ नहीं किया अभी किसी को यहाँ पे इस प्लैनेट पे। ये मैक्सिमम जा सकते हैं मून तक। मून पर भी इनकी बड़ी, खैर छोड़ो मैं क्या ही बोलूँ, तो हो जाएगा, पता चले मैं और गिन्नी मैम दोनों अंदर बैठे और दोनों वहाँ पर अंदर ही शुरू कर दी लॉ ऑफ वन। हम तो इस लेवल के कलाकार हैं। तो हम्म आप समझो क्वारंटीन वो लाइट की लगी हुई है, उस वजह से होता है ऐसे। वो आपको लगता है कि लाइट है तो क्या है, ये एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगी हुई है बाहर, उसकी वजह से ऐसा होता है। इस 7 कलर्स की रेनबो की तरह है और जेल की तरह है ये। इट्स अ हाँ, जेली जेल की तरह प्लाज़्मा सब्सटेंस ऑफ बोलते हैं इसको। 7 कलर्स, रेनबो कलर्स। प्लाज़्मा, प्लाज़्मा, प्लाज्मा, प्लाज़्मा हाँ। है प्लाज़्मा। प्लाज्मा, हाँ। हुँ।
अच्छा, तो थैंक यू। इज दिस सो कॉल्ड अटैक ऑफर टू माई सेल्फ एंड जिम? वो कहता है कि ये जो एंटिटी है, ये जो अटैक कर रही है, ये क्या मेरे पे और जिम पे भी कर रही है क्या? तो रा कहता है हाँ। तो वो कहता है कि आई पर्सनली, मुझे ऐसा कुछ महसूस तो हुआ नहीं, ना मुझे कुछ पता चला है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं उसकी सेवा कैसे करूं? इसको क्या पड़ी है उसकी सेवा करने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम सेवा नहीं, वो पता है आप समझ नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर वो ये जानने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैं लॉ ऑफ वन का इस्तेमाल करूं तो इनसे हम्म, डील कैसे करें। मतलब देखो, हाँ है तो ये भी रचयिता है कि इनसे डील करने का तरीका सीख रहा है वो इनडायरेक्टली, और सवाल भी बड़े हाँ, स्मार्टली पूछ रहा है वो, आप नोटिस करो। बिल्कुल। हाँ और अच्छी बात है ऐसे पूछ। खैर वो हाँ। अब कहता है टेल मी ऑफर दिस सर्विस, ठीक है, तो आगे रा बोलता है, कहता है द क्वेश्चनर हैज बीन ऑफर्ड द सर्विस ऑफ डाउटिंग द सेल्फ and becoming disheartened over various distortions of the personal nature। कह रहा है कि ये जो तेरे पे हुआ है तेरे को पता नहीं चला बच्चे। कह रहा है कि तेरे को भी उसने अपनी सर्विस दी थी। कह रहा है तू अपने आप को डाउट करने लग गया था, तू तुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था, तेरे दिल टूटा कई बार इस चीज को करते करते, और कई बार तेरे को ऐसा लगा कि यार छोड़ परे, कौन करेगा लॉ ऑफ वन, क्योंकि चीजें दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैम कई बार हमारे साथ भी हो जाती है कि यार मैम नहीं लग रहा मन, ये नहीं हो रहा मैम, वो नहीं हो रहा मैम, लेजी से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर जैसे ही ये सारे के सारे मिलते हैं ग्रुप वाले, अरे नहीं नहीं करो 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 करो, तो अजीब सा हो जाता है, सारे के सारे लग जाते हैं फिर काम में। अब मैम समझ में इसके साथ भी आया। ऐसे ही हुआ था। अब समझ में आया मैं आपको क्यों डांटती थी, क्योंकि आपके ऊपर भी ओरायन का प्यादा ना अपना जादू चला रहा था। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैम जादू तो देखो मैम, उसने जादू चलाए थे इनिशियल लेवल पे, जैसे जैसे लॉ अ- ऑफ वन चलती गई ना, तो उसके साथ साथ मैं भी उस तरीके में ढीठ हो गया हूँ बेसिकली ना अब। जिसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद ढीठ हो जाना। अरे कर ले यार, तू कोई नहीं, तू आएगा बैठेगा, कुछ नहीं यार, बैठेंगे खाना खाएंगे, तू भी खा, हम भी खाते हैं, रचयिता का बनाया हुआ है, तू भी बैठ और हम भी बैठेंगे। अब तो मैंने मैम ऐसा हो गया। आपको कहा अब था नहीं कि ओरायन कोई का बैठ। असर है आपके ऊपर। ये तो मैंने डंडा कर करके आपको सीधा किया है। हाँ तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ इस चीज के लिए। अच्छा, आगे पढ़ो। तो फिर वो कहता है, दिस एंटिटी हैज नॉट चोजन टू यूज दीज अपॉर्चुनिटीज एंड द ओराइन एंटिटी हैज बेसिकली सीज टू बी इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग कांस्टेंट सर्वेलेंस ऑफ दिस एंटिटी। कह रहे कि जब तेरे साथ ये होने लगा तो क्या कहते हैं तूने क्योंकि वो तो करे जा रहा था इस तरीके की चीजें, कह रहे लेकिन तू रुका ही नहीं, तो अपना काम ही करता चला गया, फिर उसके बाद बीच में हुआ डिसार्टन हुआ, सारी चीजें हुई, दिल भी टूटा, बहुत जगह पे अपने आप को ही डाउट करने लग गया, दिक्कतें आई, कह रहे लेकिन तू फिर इस काम में लग गया। कह रहे इसके बाद ओरायन एंटिटी को ऐसा लगा कि यार यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, ये तो इस चीज में, मैं तो लगा हुआ हूँ इसके साथ यहाँ पे कि यार ये यहाँ टूटे और यहाँ टूटे, कह रहा टूट ही नहीं रहा है, चले जा रहा है चले जा रहा है। कह रहे इस वजह से उसने तेरी सर्वेलेंस ही खत्म कर दी। कह रहे उसने तेरे ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया, उसने कार्ला को पकड़ लिया। फिर अब यहाँ पे वो बात करेगा इसकी, क्या कहते हैं, जिसने लिखी थी ये बुक, स्क्राइब कौन है, मेरे ख्याल में या तो जिम होगा। तो कहने लगा द स्क्राइब इज अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस and has been offered numerous opportunities for the intensification of the mental emotional distortions, and in some cases the connection matrices between mental emotional complexes and the physical complex counterpart. As this entity has become aware of these attacks, it has become much less pervious to them। कहने लगा, यहाँ जिम की बात कर रहा है, कर जिम को भी इन्होंने कांस्टेंट सर्वेलेंस में रखा हुआ था, आज भी रखा हुआ है। कह रहे क्योंकि जिम के साथ ये क्या कर रहे हैं कि जिम को जैसी ये, क्योंकि जिम गुस्से वाला बहुत था मैम, इसको तो बाद में जाके इसका जब ये लॉ ऑफ वन होना शुरू हुआ था ना, तब जाके इसका गुस्सा कम होना शुरू हुआ था। अदरवाइज आपने पिछले सेशंस में भी देखा होगा, जिम को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, जबकि करता था मेडिटेशन, लेकिन होता है ना मेडिटेशन करने वाले जरूरी नहीं है गुस्सा ना करें, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब वो वल्नरेबल है। तो वहां पे उस मेंटल और इमोशनल उसके अंदर वो इंस्टेबिलिटी आ रही थी। तो इस वजह से उसने क्या किया, क्या कहते हैं, इसको रखा कांस्टेंट सर्वेलेंस पे। जैसे ही ये क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो, इसका प्रभाव पड़े इसके शरीर पे जाके, इसकी भी, जिम की भी तबीयतें बहुत खराब हुई थी मैम, इसकी भी तबीयतें बहुत खराब हुई थी। कह रहे कि लेकिन जिम को जैसे ही पता चला ना कि ओरायन कर रहा है इस तरीके की चीजें, कह रहे तो जिम भी एकदम से अटेंटिव हो गया, अटेंशन में आ गया, ये अच्छा, तो ये कलाकार कर रहा है यहाँ से पीछे से। कह रहे जैसे ही उसको, और अच्छा मैम आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं आप लोगों को चीज, ओरायन को जैसे ही ये पता चल जाता है ना कि ये इनको पता चल गया है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो ओरायन डर के मारे पीछे हट जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही उसको ये पता चलता है ना कि वो ऐसा कर रहा है, और आपने उसको ये बोला कि आ जा बेटा तू हमारे अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में आ जा, आज हम तुझे एक का ज्ञान सिखाते हैं कि असली ज्ञान है क्या।
तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मैं सिखाना कुछ चाहता हूँ, ये सीख कुछ और रहे हैं। तो इस वजह से वो भी पीछे हट जाता है फिर। फिर इसके बाद वो कहता है, "This is the particular cause of the great intensification and constancy of the surveillance of the instrument, for it is the weak link due to the factors beyond its control within this incarnation." वो कह रहा है कि इसी वजह से उसने तुम दोनों को तो छोड़ा और उसने अपनी पूरी इंटेंसिटी लगा दी इसके ऊपर, मतलब अपनी पूरी तीव्रता से काम किया उसने कार्ला के ऊपर। और कार्ला के ऊपर अभी तक इसने सर्वेलेंस लगा रखी है अपनी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उसको पता है तुम्हारे ग्रुप के अंदर अगर कोई वीक लिंक है, तो वो कार्ला है। और वो भी इस वजह से, क्योंकि ये कार्ला के हाथ में नहीं है। क्योंकि कार्ला जो इस जन्म में पैदा हुई है ना, वो जो पिछले जन्म की आपको याद होगा बता रहा है, उसकी आँखों में भी हाँ, दिक्कत है, ठीक है? और एक हाँ। सेशन में आप लोगों को याद नहीं है कि कार्ला का किसी उसमें क्या कहते हैं, एक जीवन था इसका जिसमें इसका मर्डर भी हुआ था। ये अभी कार्ला तक का नहीं मर्डर आया भी होगा। हुआ था, तो वो शायद अच्छा अभी नहीं आया होगा या फिर आगे आएगा। तो कार्ला का एक 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 जीवन काल था जिसमें इसका मर्डर किया था किसी ने, पता नहीं रेप किया था या मर्डर किया था। तो उसकी वजह से इसका जो एब्डोमेन है ना, वहाँ पर भी इसके दिक्कत है। मतलब किडनी के थोड़ा-सा नीचे की तरफ जो एब्डोमेन है ना, कह रहा वहाँ पर भी इसकी दिक्कत है। वो शायद इस पार्ट में नहीं है या मैंने बता दिया है या नहीं, फिर आगे है, रीनल ऐसे कुछ। रीनल का तो उसने बताया कि रीनल प्रॉब्लम हाँ, है, आईज की प्रॉब्लम हाँ, है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ। मर्डर वाली बात अभी तक नहीं आई है। वो शायद आगे होगी फिर। आगे हुआ है होगी। इसका, इसमें बताता है वो कि एक बार इसका मर्डर भी हुआ है कुछ, या रेप पता नहीं, या मर्डर, इसका ऐसा कुछ हुआ है एक जीवन में। हाँ। तो तो उसके इफ़ेक्ट भी यहाँ पर रह गए इस ज़िंदगी में। तो कह रहे हैं इसलिए ये चीज़ें इसकी ना कंट्रोल से बाहर है। और उसको ये पता चल गया कि हाँ, ये वल्नरेबिलिटी है इसकी पिछली। मैम ओरायन को भी पता रहता है कि कौन-सा बंदा इस प्लैनेट पे कौन-सी घनत्वता से उठ के आया है। उसको पता है अच्छे से हम्म, कि वांडरर कौन है। उसे ये पता है चौथी डेंसिटी वाले जो इंडिगो चिल्ड्रंस हैं वो कौन है। जो जीनियस पैदा हो रहे हैं वो कौन है। उसके टारगेट में ये लोग रहते हैं। ये जो नॉर्मल जनता है जो यहीं पे पैदा हो रही है, फिर दोबारा यहीं चल रही है और आज भी खोई हुई है, उनके उनके लिए वो टेंशन नहीं लेता है। उसको पता है कि अरे ये तो खोए हुए हैं। इनको तो पहले ही फँसा के रखा हुआ है मैंने। इनकी टेंशन नहीं हम्म, है मुझे, टेंशन मेरे को इनकी है, ये जो जाग रहे हैं। क्योंकि ये जो जाग रहे हैं ना, वो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके उन जागे हुए लोगों को भी ये नहीं पता कि मेन खिलाड़ी ओरायन है। तुम इधर-उधर हम्म, जो देख रहे हो ना, ये सब तो प्यादे हैं, ये सब तो काम कर रहे हैं उसका। हम्म, मेन खिलाड़ी ये है, तुम्हारी लड़ाई इससे है, उनसे नहीं है। उनको छोड़ दो, तुम उनके ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दो। इसको देखो। और लॉ ऑफ वन में सारी टेक्नीक बता रखी है। इसको खींच लो अंदर, एक बार खींच लिया इसे अंदर, ये भागेगा डर के। सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये हैं तरीके इसके। खैर हम्म, एनीवेज़, लेट्स मैं सेंटी हो रहा हूँ, सेंटी नहीं होना चाहिए। हम्म। So Don कहता है, in that case, uh, is it within the first distortion to tell me why the instrument experienced so many physical distortions during the new time of its incarnation? कहता है कि फ्री विल के हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हो कि कार्ला को इतने सारे ये जो शारीरिक मुश्किलें आई, ये पैदा होते वक्त क्यों आई? तो वो रा तो कहता है, दिस नहीं इज क्यों करेक्ट। आई? नहीं, इससे कुछ और पूछा, व्हाई द हाँ, वो कह रहा है दिस इज़ करेक्ट। मैम किसी का माइक ऑन है। ए प्रभु, क्यों माइक ऑन खैर जो करते भी है हो? उसने ये बोला कि हाँ, हाँ, बस उसने यही जवाब दिया है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो अब वो अच्छा उसने जवाब इसलिए बोला है कि हाँ, दिस इज़ करेक्ट। मतलब हाँ, कि तुम सही कह रहे हो कि आज़ादी के उसके लॉ के अंडर हम तुम्हें इसका जवाब दे सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। जवाब नहीं देगा, उतना ही जवाब देगा जितने की ज़रूरत है। अब वो दोबारा पूछेगा तब जवाब देगा उसको। So in that case, can you answer me as to why the instrument experienced so much during its तो बता दे प्रभु कि क्यों? अच्छा मैम पता है इसमें सीखने वाली बात पता है क्या है? इसमें सीखने वाली चीज़ ये है कि अगर हम रा के लेवल पे भी एक बार को देखें, हम लोगों से जैसे मान लो कोई ये पूछ ले कि यार ये चावल कौन-सा बढ़िया होता है? तो हम उसे 18 तरीके के चावल गिनवा देंगे कि भाई ये वाला अच्छा होता है, ये वाला अच्छा होता है, ये वाला अच्छा होता है, ये वाला अच्छा होता है। उसे हम्म, ये तो बताएँगे नहीं कि कौन-सी चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। तो मुद्दे की बात नहीं बताएँगे, लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़ करने में हम लोग बहुत तेज़ हैं। सारे के सारे हमारे जो इस प्लैनेट की जनता है और ना पूछने पर भी दूसरे को ज्ञान जो देने हम लग जाते हैं ना, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत सही तरीका है ये। उसने जितना पूछा उसने उतना ही बताया। बाद में जो उसको जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक वो जवाब भी नहीं देगा उसका।
तो खैर वो आगे बोलता है, कहता है वी वर अफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ योर अजम्पशन दैट सच आंसर्स वुड बी ब्रेकिंग द वे ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सच आंसर्स टू बी लेड आउट एज अ टेबल स्प्रेड फॉर डिनर। अच्छा, इट इज अप्रोप्रिएट दैट द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्ड बी कंtemplated। कह रहे कि हम तो यही कह रहे थे तुम्हें कि हाँ, तुम्हारे जो अनुमान लगाया ना तुमने कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजादी का उल्लंघन हो जाएगा इस केस में अगर हम आपसे ये सवाल पूछे तो। और साथ में तूने सवाल पूछ भी लिया। कह रहा है कि हम तुम्हें ये बता दें कि हाँ, यहाँ पे जो तुमने पूछा है ना इससे आजादी का उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कह रहा है और हम तुम्हें ये भी बता दें इस तरीके के जवाब देना ठीक नहीं है कि टेबल पे खाना फैला के रख दो सबके सामने और वो बैठा रहे उसको देखता रहे। कह रहे तो हम इस तरीके से नहीं करते हैं अपना काम। वो कह रहे हैं कि और हम तुम्हें ये भी बता दें कि भाई हम जो भी अपॉर्च्युनिटी मान लो जो तुम सवाल पूछोगे ना, कह रहे वो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी होती है, हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, पहले खुद कंटेम्पलेट करते हैं। मैम 65 मिलियन बैठे हुए हैं, सबके दिमाग एक साथ कनेक्टेड है। एक को भी अगर उनमें से ऐसा लग गया ना कि यहाँ पर क्या कहते हैं भाई आजादी का उल्लंघन हो रहा है, तो सभी समझ अभी जाते हैं तो कि हाँ उसने बताया आजादी का कि उल्लंघन हो। अभी तो उसने बताया कि ये सवाल का जवाब देने में आजादी का उल्लंघन नहीं है, और यहाँ पे वो नहीं बोल है रहा है कि उसने, सच आंसर्स, वन नहीं सेकेंड, उसने, एक, मैम सवाल दोबारा देखो, मुझे लग रहा है उसने सवाल में ये पूछा है कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं इसमें आजादी का उल्लंघन होगा या नहीं होगा? तो वो कहता है दिस इज करेक्ट। तब उसने पूछा कि भाई साहब बताओगे कि क्या है, आजादी का उल्लंघन है या नहीं है? तब उसने उसको एक्सप्लेन किया है कि आजादी का नहीं उल्लंघन नहीं, है। एक मिनट, उसने बोला कि आजादी का उल्लंघन तो नहीं होगा ये बताने में कि इसको पैदा होते वक्त या पैदा होने से पहले इतनी सारी शारीरिक दिक्कतें क्यों आई जब ये पैदा हुई। तो रा कहता है कि ये सही है, मतलब आजादी का उल्लंघन नहीं होगा। तो वो कहता है कि फिर ऐसा है तो फिर बता दो मुझे। तो फिर रा ने बोला कि हम तुम्हारे इस सवाल के बारे में तुम कितना सही सवाल पूछ रहे हो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और ये सवाल वे ऑफ कंफ्यूजन को ब्रेक करेगा, मतलब कि ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा बल्कि कंफ्यूजन को हटाएगा। सच आंसर्स वुड बी ब्रेकिंग द वे ऑफ कंफ्यूजन। मैम ब्रेकिंग द वे ऑफ कंफ्यूजन का मतलब ब्रेकिंग द लॉ ऑफ फ्री विल। वे ऑफ कंफ्यूजन का मतलब लॉ ऑफ फ्री विल ही है। ओ, अच्छा, ऐसा क्या? हाँ हाँ। अच्छा, ओके। तो फिर हम तो इस तरह का तो पहले क्यों हाँ बोला इसने? तो उसने बोला कि ठीक है, तो हम ये जवाब नहीं देंगे। इट इज अप्रोप्रिएट दैट द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व बी कॉन्टेम्पलेटेड। तो ये क्या बताया था आपने? कि मतलब ये जो तुम जो भी सवाल पूछते हो ना उसको पहले सोचा किया करो कि भाई तुम ऐसा तो कोई सवाल नहीं कर रहे हो कि तुम आजादी का उल्लंघन कर रहे हो अपनी खुद ही। क्योंकि देखो मैम अच्छा। इस केस में होता क्या है ना, आप तो सवाल पूछ लोगे, हमारी तो आदत होती है हम तो कोई भी सवाल पूछ लेते हैं सामने वाले से। हम्म उसको तो ये लगता है कि भाई मेरा सवाल है जरूरी है मेरे लिए जानना, तो वो अपना पूछ लेगा। लेकिन हम्म आप जाने अनजाने अपना कंट्रोल किसी को ना दे दो, ये है हम्म उसका वो रा का ये कहना हम्म है यहाँ पे। क्योंकि ऐसे में हम्म सामने वाला आपका कैसे फायदा उठा लेगा आपको पता नहीं चलेगा। हम्म। तो आप डॉन के नहीं नहीं कुछ डॉन नहीं, कह कैरी ऑन करो, छोड़ो लंबा हो जाएगा। Don कहता है, then there is no other service that we can at this time offer this density entity of Orion who is constantly with us. As I see it now, there is nothing we can do for him from your point of view. तो वो कहता है इसका मतलब कि इस ओरायन के बच्चे को हम और कोई सर्विस नहीं दे सकते, वो हर वक्त हमारे साथ है। और आपके हिसाब से, मतलब रा के हिसाब से, हम उसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है? तो मैम रा कहता है कि दिस इज करेक्ट, देयर इज ग्रेट ह्यूमर इन योर अटेम्प्ट टू बी ऑफ पोलराइज सर्विस टू दी ऑपोजिट पोलैरिटी। तो रा यहाँ पे कह रहा है हाँ तुम सही कह रहे हो। कह रहा और इस वक्त हम लोग सारे बैठ के हंस रहे हैं, मतलब जितने भी रा हैं, कह रहे हम सारे बैठ के हंस रहे हैं, ये जो है इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और रायन को सर्व करने की, उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे इसलिए हमें हंसी आ रही है। हमने कहा कि चलो ठीक है यार, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ नया तो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह रहे इसलिए हमें हंसी आ रही है। फिर वो आगे कहता है देर इज अ नेचुरल डिफिकल्टी इन डूइंग सो सिंस व्हाट यू हैव कंसीडर सर्विस इज कंसीडर्ड बाय दिस एंटिटी नॉन सर्विस। कह रहा है कि यहाँ पे एक 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 नेचुरल तरीके से एक मुश्किल है। कह रहा है जो ये तुम काम कर रहे हो ना, इसको ओरायन को सर्व करने की जो कोशिश कर रहे हो, नेचुरल तरीके से एक दिक्कत है यहाँ पे। कह रहा है वो दिक्कत ये है कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उसकी सेवा के लिए कर रहे हो,
कह रहा है वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। कह रहा है उसको उल्टा लग रहा है इसका। ये हो रही है यहाँ पे कहानी। फिर वो आगे कहता है एज यू सेंड दिस एंटिटी लव लाइट एंड विश इट वेल, इट लूजेस इट्स पोलैरिटी एंड नीड्स टू रीग्रुप, thus it would not consider your service as such। कह रहे जैसे ही तुम इसको अपना प्रेम प्यार भेजते हो और अपनी रोशनी भेजते हो, कह रहे इसकी पोलैरिटी नीचे चली जाती है, फिर ये दोबारा भागा भागा जाता है अपने ग्रुप में। वहां जाके कहता है भाई इन्होंने ये कर दिया मेरे साथ। कह रहे तो उस वजह से कह रहे इसको वापस जाना पड़ता है, फिर रीग्रुप करेगा, फिर जाके अपनी पूरी शक्तियां बढ़ाएगा, कह रहे फिर आता है ये। कह रहे इस वजह से वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है तुम्हारी सर्विस को, और तुम खेल रहे हो उसके साथ, बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमने खेलना शुरू कर दिया उसके साथ। और बहुत सही बात बोली है मैम। और हम्म, मतलब इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते स्मार्टली अगर कोई सोचे तो इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते डॉन, कार्ला और जिम तीनों स्मार्ट हो चुके थे कि इनके साथ खेलना कैसे अब। अगर आप इनसे हम्म। लड़ोगे, लड़ाकू तो है ही ये। एक मेरे इंसान में अगर लड़ाकू है सामने तो उससे लड़ना नहीं होता, उससे तो और प्यार से बात करो, और प्यार से करो, वो और ज्यादा खिसिया जाएगा। आप नोटिस करना, मैं सोच कोई रही भी हो जो हूँ लड़ाकू हो क्या खिसिया जाता है वो। हाँ। मैं सोच रही हूँ सेशन के एंड में जो बीमार लोगों को हीलिंग भेजेंगे ना, साथ में हम्म। मोदी जी को खूब सारी लव एंड लाइट भेज देते। अरे मैम, सबको भेजो मैम, मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे प्लेनेट के जितने भी हैं सबको भेजो, सबको लव एंड लाइट ठीक है, भेजो। इसके जरूरी है बाद मैम, इस करते हैं। प्लेनेट के लिए जरूरी है। ठीक हम्म। है, करते हैं। वैसे तो किया है पहले, लॉ ऑफ स्क्वायर जब हम्म। की थी उसमें किया है, लेकिन एक लॉ ऑफ स्क्वायर स्पेशली सिर्फ इसके लिए करेंगे बाद में। अब ठीक एक है। दो दिन रुक जाओ फिर करते हैं, या कल ही और करते हैं, उसके देखते बाद हैं। फिर उसके बाद करते हुए ना आप लोग इसको लॉ ऑफ स्क्वायर्स को लगाते हो उस मेडिटेशन में हंस रहे होगे, मैं शर्त लगाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा कि यहाँ पे अब ये लोगों की पोलैरिटी नीचे जाएगी और ये रीग्रुप करेंगे, भगदड़ मचेगी इनके बीच में, ये सारे जाएंगे वापस, कहेंगे अरे यार ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं यार, अब हम करें क्या। तो ये चीज हो आपको जाएगी क्या फिर। लगता है कि जब मैं हीलिंग करती हूँ और हीलिंग में गॉड हम्म। की लव एंड लाइट पूरी अर्थ को भेजती हूँ, तो अर्थ पे हम्म। रहने वालों को तो ऑब्वियसली चली गई, तो उसके अंदर सारे हाँ। पॉलिटिशियंस और एलिट्स भी आ ही गए। हाँ। इनडायरेक्टली बिल्कुल। करती हूँ लेकिन रोज करती हूँ ये, जितनी बार हाँ, और हीलिंग ये होती जरूरी है है उसमें करना, होती है ये। और ये जरूरी है करना, सबके लिए जरूरी है। हाँ, हाँ। अच्छा। खैर अभी आगे का आंसर तो देने दो उसको, आगे का भी मजेदार है जी आंसर। जी जी फिर जी। वो कहता है ऑन द अदर हैंड इफ यू अलाउड इट टू बी ऑफ सर्विस बाय रिमूविंग दिस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम योर मिस्ट यू माइट परहैप्स परसीव दिस एज नॉट बीइंग ऑफ सर्विस। कह रहे और इसी के जब उल्टा तुम देखोगे, मान लो ये अपना काम कर रहा है, ये अपनी सर्विस पे लगा हुआ है कि हाँ मेरे को किसी भी तरीके से कार्ला को इनके बीच में से हटाना है, कैसे भी निकालना है। कह रहे तो जब तुम ये देखते हो कि भाई ये ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहे तुम ये ऐसे मानते हो कि हाँ भाई ये तो किसी तरीके की सर्विस हुई नहीं, ये तो मतलब ये जो तुम इसको किसी तरीके की सर्विस समझ ही नहीं रहे हो। हालांकि वो अपनी सर्विस कर रहा है क्योंकि वो अपने गुट के लिए सर्विस कर रहा है। अरे नहीं समझ रहे हो पाप, वो। वो हाँ। ये कह रहा है कि दूसरी तरफ, एक तरफ तो तुम लेव लाइट भेज देते हो तो उसको भागना पड़ता है वापस, दूसरी तरफ जब हाँ। तुम कहते हो कि तुम इसे सर्विस देना चाहते हो, तो उसके लिए हम्म। अगर तुम कार्ला को उसको सौंप दोगे या वो उसको मारना चाहता है तो मारने दोगे, तो तुम हाँ। इसे सर्विस नहीं समझोगे उसकी, तुम ऐसा नहीं हाँ। करोगे, क्योंकि हाँ। तुम इस तरह की सर्विस उसे देना नहीं चाहते, ये कह रहा है। करेक्ट। करेक्ट। और फिर वो आगे भी कहता है यू हैव हेयर अ बैलेंस्ड एंड पोलराइज्ड व्यू ऑफ द क्रिएटर, two services offered, mutually rejected, and in a state of equilibrium in which free will is preserved and each allowed to go upon its own path of experiencing the one infinite creator। मैम क्या बात बोली है इसने। कह रहा है कि तुमने यहाँ पे बैलेंस बना लिया पोलराइजेशन का, क्रिएटर की तरह बिल्कुल। जैसे क्रिएटर होता है ना, जैसे क्रिएटर देखता है ना चीजों को, कह रहा है बिल्कुल वैसे ही देख रहे हो तुम लोग यहाँ चीजों को। यहाँ पे दो सर्विस चल रही हैं, उधर से वो अपनी सर्विस दे रहा है, इधर से हम भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, इधर से तुम भी अपनी सर्विस दे रहे हो। कह रहे और यहाँ पे तुम म्यूचुअली, तुमने जानबूझ के एक तरफ तो उसको प्रेम प्यार भेज दिया, दूसरी तरफ से उसकी सर्विस लेने से मना कर दिया। कह रहे जैसे ही तुमने ये किया ना, कह रहे तुमने एक इक्विलिब्रियम बना दिया। ये ऐसा है कि मैम आपके पास कोई आ रहा है, कह रहा है कि भाई ये ले मैं तेरे को ड्रग्स दूंगा, तू आप उसे कहोगे भाई एक काम कर तू पैसे रख ले, मुझे तेरी ड्रग्स नहीं चाहिए। फिर एक तरफ से तुमने उसकी मदद भी कर दी, दूसरी तरफ से वो कह रहा है यार मेरी ड्रग्स भी नहीं बिकी यार, ये भी दिक्कत हो गई। होता है ना ऐसे।
या ड्रग्स का चलो एग्जाम्पल नहीं लेते, किसी और चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कोई आपके पास आ गया, चीज आपको पसंद नहीं आ रही और आप देख रहे हो कि इसकी हालत ऐसी हो रखी है, बिल्कुल अब गया और तब गया, ऐसा हो रखा है, आप उसे पैसे दे दोगे, आप कहोगे भाई नीचे थे चीज जा, तो वहां पे आपने इक्विलिब्रियम सेट कर दिया, और जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम सेट किया, कह रहे वहां पे फ्री विल को आपने बचा लिया, अपनी अपनी भी और उसकी भी। इस केस में क्या होता है ना कि दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन रखे हैं, तुम अपने रास्ते पे निकल गए, वो अपने रास्ते पे निकल गया, और दोनों के दोनों अनंत रचयिता को अपने अपने तरीके से अनुभव करने के रास्ते पे निकल गए हैं। दोनों में से कोई किसी की आजादी का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मेरा लाइट चल रहा है। इस केस में हाँ। मैम दोनों ही एक दूसरे की आजादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। तो डॉन कहता है थैंक यू। इन क्लोजिंग दैट पार्ट ऑफ द डिस्कशन आई वुड जस्ट से दैट इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन डू that is within our ability, and I understand that there are many things such as the ones that you just mentioned that are not within our ability, that we could do for this particular entity. If you would in the future communicate its request to us, we will at least consider them because we would like to serve in every respect. Is this agreeable to you? वो कहता है ठीक है, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपनी पहुंच में, अपनी काबिलियत में इस प्यादे के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हम करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप इसकी जो भी इच्छा है आप हमें बताते रहोगे तो हम सोचेंगे इस बारे में। जब भी हमारी आगे से बात हो तो आप हमें बता दिया करो। क्या आप इसके लिए राजी हो? हाँ। तो मैम रा कहता है we perceive that we have not been able to clarify your service versus its desire of service। कह रहे कि हमने देखा है कि शायद हम लोग ढंग से क्लियर नहीं कर पाए हैं चीजें कि भाई तुम्हारी सर्विस और उसकी क्या है इच्छा, शायद इसको हम बता नहीं पाए हैं तुम्हें। कह रहे कि you need in our humble opinion to look at the humor of the situation and relinquish your desire to serve where no request service is requested। वो कह रहा है कि हम तुम्हें एक बड़े प्यार से हम्बल तरीके से एक ओपिनियन देने चाहते हैं कि तुम इस सिचुएशन का ना मजाक देखो, मतलब इसमें जो मजाक चल रहा है ना उसको समझने की कोशिश करो कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पे तुम्हारी इच्छा हो रही है अब उसको भी सर्विस देने की, ठीक है, जबकि वो मांग नहीं रहा है तुम्हारी सर्विस। कह रहे तुमने तो कहानी पलट के रख दी है ना यहाँ पे। कह रहे द मैग्नेट विल अट्रैक्ट और रिपेल। कह रहे एक मैग्नेट जो होती है या तो खींचेगी, कह रहे या धक्का देके उसको दूर कर देगी, यही तो हो सकता है। कह रहे ग्लोरी इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर पोलराइजेशन एंड अलाउ अदर्स ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी टू सिमिलरली डू सो, सीइंग द ऑपोजिट ग्रेट पोलैरिटी। ह्यूमर ऑफ दिस पोलैरिटी, opposite polarity, sorry, others of opposite polarity to similarly do so, seeing the great humor of this polarity and its complications in the view of unification in sixth density of these two paths। वो कह रहा है कि इसके अंदर तो हमें ग्लोरी दिख रही है, बहुत बड़ी जीत दिख रही है इसके अंदर तो हमें, कि तुम ये देखो इस स्ट्रेंथ को तुमने कितने बढ़िया से इस्तेमाल किया है कि ऑपोजिट पोलैरिटी का होने के बावजूद तुमने इसको एक मजाकिया तौर पे इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है, सामने वाले की पोलैरिटी ही चेंज कर दी और उसके अंदर की ही कॉम्प्लिकेशंस डाल दी। मतलब तुमने चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी उसके लिए भी कि मैं करूं तो करूं क्या। कह रहा मैं इनके पास जाता हूँ, ये मेरे को प्रेम प्यार करने लग जाते हैं, और मतलब मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। कह रहे तुम पता है एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो जो हम छठी गणतवता में बैठ के करते हैं, यूनिफिकेशन। यानी सामने वाला आया, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कह रहे इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। और इन दोनों रास्तों को अब तुम दोनों को अच्छे से समझ पा रहे हो, और हम तुम्हें ये कहेंगे भाई इस मजाक को समझो, इस मजाक के अंदर ही ताकत है। ये तुम लोगों को मजाक लगता है लेकिन ये ताकत है, और तुम बिल्कुल हम जैसे छठी गणतवता के लोगों की तरीके से काम करने लग गए हो जैसे हम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मैम कि रानी उसने क्लियर कर दी ये बात। उसने एक चीज और बोली जो आप मिस कर गए कि इस ये जो मजाक बन गया है सिचुएशन का कि तुम उसको सर्विस देना चाहते हो, ये सर्विस देने की इच्छा को अब छोड़ दो। हाँ relinquish your desire to serve। हाँ तो अपनी इस इच्छा हाँ को खत्म करो कि तुम उसे सर्व करना चाहते हो, क्योंकि जो चुंबक है वो तो अट्रैक्ट होगा या तो फिर रिपेल होगा। और आप लोगों की जो क्रिएटर को सर्व करने की, दूसरों की सेवा करने की जो इच्छा है, एंड अलाउ अदर्स टू, उससे आप
जो वो भी करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी आप क्रिएटर की ही सेवा कर रहे हो। तो इस इच्छा को छोड़ दो, बेसिकली आप वो मिस कर गए थे, तो वो मैं बता रही थी। और कोई नहीं, कोई उसने नहीं। ये भी कहा कि इस माहौल, इस तजुर्बे का या इस सिचुएशन का के अंदर जो मजाक बन गया है उसको समझो। इन व्यू ऑफ द हाँ, यूनिफिकेशन इन सिक्स डेंसिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेशंस इन व्यू वो ऑफ द वो कह रहा है यूनिफिकेशन कि इन। तुम हाँ, वो यही कह रहा है कि तुम्हारा हमारे साथ यूनिटी में आ गए हो तुम बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हो जैसे हम करते एक हैं। हम एक दोनों मिनट, रास्तों को वो देखते हैं कि सर्विस टू सेल्फ का भी, सर्विस टू अदर का भी। ये अच्छा, चीज कह रहा है वो। तो क्या ये कह रहा है, या वो ये कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हम सिक्स डेंसिटी, छठी घनिष्ठता में हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, उस तरह से तुमने हाँ, करना शुरू कर दिया है? वही तो बोल रहा हूँ मैम कि ये यहाँ पे सिक्स डेंसिटी में कह रहे हैं तुमने हमारी तरीके से काम करना शुरू कर दिया जैसे हम करते हैं, अरे मुझे बैलेंसिंग करके। पता है आप वही कह रहे हो, लेकिन सीधी भाषा में लोगों को जरा जल्दी समझता है, इसलिए पूछा आपसे। चलो ठीक है, ठीक है, दोनों की भाषा बहुत है, सही है। तो वो इंग्लिश जो है रा और डॉन घुमा के पूछते हैं, आप हिंदी को ही घुमा देते हो। तो मैं जरा बोलचाल वाली सीधी अरे भाषा, थोड़ा थोड़ा सा इनको भी तो दिमाग में जोर डालने दो ना। स्वाद इनके लिए भी तो डालना, थोड़ी सी इन्होंने पजल्स जोर छोड़नी चाहिए। जोर वोर कोई नहीं डालना, ज्यादा ना समझ में आया तो अगला वीडियो देखने बैठ जाएंगे। तो डॉन कहता है, थैंक यू, आई हैव अ स्टेटमेंट हियर दैट आई विल क्विकली रीड एंड हैव यू कमेंट ऑन द एक्यूरेसी एंड इनएक्यूरेसी। मैं एक सवाल पूछूंगा या एक बात कहूंगा, और आप मुझे बता देना वो कितना सही है या गलत है। इन जनरल द आर्किटिपिकल माइंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैसेट्स ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। वो कहता है कि हियर डॉन इज रीडिंग अ क्वेश्चन, ये जिम ने इसको कोई सवाल पूछा था, बोला था पूछने के लिए, वो डॉन पूछ रहा है। डॉन मिस्टेकनली रेड दिस पोर्शन एज वन इन्फिनिट क्रिएशन. Ra seems to have responded to Jim's original wording, so it has been corrected to one infinite creator. Okay, as per Jim's request. So, अरे बाप रे, सवाल बहुत लंबा है। The father हाँ archetype corresponds, तो वो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है कि जो जनरली मैम आर्किटिपिकल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सवाल 67.28 वाला जो है ना, आपने ना हाँ, नीचे का फुटनोट पढ़ लिया, फुटनोट के ऊपर से सवाल शुरू हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे शुरू हुआ है, आप ऊपर से सवाल करना शुरू करो। ऊपर क्या कह से रहा है, एक्यूरेसी पढ़ा इनएक्यूरेसी वाला मैंने, पार्ट। ऊपर से पढ़ा। मैम आप बीच बीच में ये आ गया ना, बीच में आने की वजह से हम मुझे ही समझ नहीं आया, बाकियों को क्या आएगा अच्छा, समझ नहीं में। नहीं, मैंने ऊपर का भी पढ़ा और साथ में ये भी पढ़ा कि वो कहता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, कितना सही गलत मुझे बता दो। और वो कह रहा है कि जो हम्म, जनरली आर्किटिपिकल माइंड होता है, मतलब दिमाग होता है इंसान का, वो बेसिकली ठेठ दिमाग, ठेठ दिमाग, ठेठ। ठेठ ठेठ दिमाग। का मतलब क्या है? वो बताया था ना मैंने आपको कि एक तो ये हमारा नॉर्मल ब्रेन, ठीक है, नॉर्मल दिमाग है, इसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस यानी अचेत मन है, अचेत मन के अंदर हमारा है रूट ऑफ द माइंड यानी दिमाग की जड़। उस जड़ के अंदर एक एक ब्लूप्रिंट होता है जो पूरी गैलेक्सी का ब्लूप्रिंट है कि पूरी वो गैलेक्सी में कब बेसिकली कहाँ पे पीनियल क्या हुआ ग्लैंड है में होता है ना? और क्या क्या हो रहा है। बेसिकली पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है ना? पीनियल ग्लैंड तो नहीं बोला उसने, उसने ये बोला था दिमाग नहीं, के अंदर होता है उसने वो। नहीं बोला। पीनियल ग्लैंड, हाँ, नहीं, नहीं नहीं, पूछ रही हूँ पीनियल मैं ग्लैंड में आपसे। नहीं होता है ये पीछे की तरफ होता है। आपको याद होगा जब उसने कहा था कि ये तुम्हारे पीनियल ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ होता है, तुम्हारे सर के पीछे। अच्छा, तो वो कहता है कि क्या ये ईश्वर के जैसे वन इन्फिनिट क्रिएटर, मतलब कि ईश्वर। वन सेकेंड ना, मेरे बेटे का फोन है। तो हाँ, क्या हुआ? हाँ, आजा, आ रहा है ना? आजा आजा। ओके, और मैं घर में ही हूँ, आजा तू। ओके, ओके। तो वो कहता है कि वन इन्फिनिट क्रिएटर मतलब ईश्वर का जो अलग अलग हिस्से हैं, वही है ना, मतलब अलग हिस्से, मतलब जो चार मैग्नेटिक फील्ड्स की बात हो रही थी। तो जो फादर आर्किटाइप है, मतलब के पिता का जो आर्किटाइप दिमाग है, वो है
मर्दाना या पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो 4 फील्ड्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलेंगे पा? क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो होगी आपकी, गुरुत्व नहीं होगी, चुंबकीय अच्छा, कुछ थी ना वो। अच्छा जाने दो, वो बिजली, चुंबकीय ऊर्जा, कुछ व्हाटएवर। हाँ, विद्युत सो विद्युत चुंबकीय कुछ था ना। हाँ, राइट राइट। तो लहरें। आई एम श्योर यहाँ पे हिंदी बोलने वालों को भी इतनी हिंदी नहीं आती होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ठीक है। तो जो मेल है, आदमी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अच्छा वाला हिस्सा, पॉजिटिव वाला हिस्सा, और अच्छा वाला मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना दो मैग्नेट में, तो वो पॉजिटिव वाला ये एक्टिव है, क्रिएटिव है, रेडियंट है। मतलब कि लॉजिक है, मैथ्स, जैसे लॉजिक चाहिए आपको, इंटेलिजेंस चाहिए, एक्शन करना है, स्पोर्ट्स हो गए, काम करना है, क्रिएटिविटी करनी है। एज इज आर लोकल सन, हमारे सूरज की तरह। The mother archetype corresponds to the female और negative aspect। अब चुंबक के जो नेगेटिव हिस्सा है वो है हमारी माता, या औरतें, जो मतलब मादा, मादा कहते हैं ना, नर और मादा। तो नर और मादा की बात कर रहा है, तो ये मादा की चुंबकीय का नेगेटिव हिस्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड का नेगेटिव हिस्सा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसीलिए एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। एंड इज रिसेप्टिव और मैग्नेटिक एज इज आर अर्थ। ये हमारे धरती माँ की तरह रिसेप्टिव और मैग्नेटिक है। मतलब कि आदमी देता है और औरत उसे नर्चर करती है, उसे एक्सेप्ट करती है और उसे पनपता है। मतलब कि आदमी ने अपना बीज दिया, औरत ने उसका बच्चा पैदा कर दिया। आदमी ने पैसे लाके दिए, औरत ने खाना बना के परोस दिया। आदमी ने उसको, उसकी रक्षा की, औरत ने उसे प्यार दिया। उस वो केमिस्ट्री की बात कर रहा है ये यहाँ पर। तो औरत जो है वो धरती माँ है, जिसमें आप बीज डालो तो पेड़ बन जाता है। और आदमी जो है वो सूरज की तरह है, जिसे अपने प्यार की रोशनी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देनी चाहिए। As it receives the sun's rays and brings forth life via third density fertility. That's what I just explained. The prodigal son or the fool archetype corresponds to every entity who seems to have strayed from unity and seeks to return to the one infinite creator. अब यहाँ पर मैं एक वो करने की कोशिश कर रही थी, पिक्चर डाउनलोड करके बताने की कोशिश कर रही थी। एक तो ये वाला पिक्चर था, किधर गया? ये हो गया आपका मेल एंड फीमेल। Female is white, male is black, I think. Yang. Yang and yin. Yin is, okay, this is female, the yin, which is dark, passive, and unconscious mind, जिसके अंदर एक छोटा सा बिंदु मेल का होता है। और ये yang जो है ये white है, masculine principle, एक्टिविटी एंड कॉन्शियस माइंड। इसी वजह से औरतों की इंट्यूशन हमेशा ज्यादा तेज होती है। ये रहा यहाँ, यहाँ पे इसने बोला लाइट है यांग, यहाँ ये औरत दिखा, अच्छा ये बिंदु को दिखा रहा है यहाँ पे, ओके, ये बिंदु औरत है। बेसिकली मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों हर इंसान में होते हैं, और हर शख्स, हर एंटिटी, हर इंसान इन दोनों से बनता है। हर अच्छाई में बुराई है, हर बुराई में अच्छाई है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो, किधर गया, जो इन दोनों के यूनियन से, मतलब जैसे अर्धनारीश्वर है, शिव और शक्ति दोनों एक ही में हैं, जो इन दोनों को अलग समझता है, स्ट्रेट फ्रॉम यूनिटी एंड सीक्स टू रिटर्न टू द वन इन्फिनिट क्रिएटर, इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझ के ईश्वर की ओर जाने की कोशिश करता है, वो है फूल, प्रोडिगल सन, मतलब बेवकूफ, या वो क्या कहते, बुद्धू, उस तरह का अज्ञानी इंसान
जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझता है। द डेविल आर्किटाइप, अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जितने नाम ले रहा है, फूल, डेविल, मैजिशियन, सेंट, हीलर, डेथ, ये जितने वर्ड्स ये बता रहा है ये सब टैरो के कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स के नाम हैं। ओके, तो डेविल आर्किटाइप जो ये बोल रहा है represents the illusion of the material world। जो डेविल जिस इंसान के दिमाग में नर और मादा दो अलग हैं, वो फूल हो गया। जिस डेविल के दिमाग में, मतलब जिसका दिमाग डेविल के तरह का है, वो इस भौतिक दुनिया, ये डेविल में पैसा, हिंदी में शैतान कह रहे हो ना आप? शैतान, डेविल हाँ, मतलब शैतान। शैतान, हाँ। वो इस भौतिक दुनिया और पैसा और मटेरियल वर्ल्ड, माया जाल में फंसा हुआ है। एंड द अपीयरेंस ऑफ इविल बट इज मोर, और शैतान का जो आर्किटाइप दिमाग है वो बेसिकली उसे दर्शाता है जो इस बुराई और मायाजाल, इस भौतिक मायाजाल और बुराई को दर्शाता है बेसिकली शैतान। लेकिन बट इज मोर एक्यूरेटली द प्रोवाइडर ऑफ कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ईच एंटिटी विद इन द थर्ड डेंसिटी इल्यूजन। मतलब कि असल में वो ये कर रहा है कि वो आपको एक माध्यम दे रहा है ताकि आप अपनी इस तीसरी घनिष्ठता की जिंदगी से आगे बढ़ें। वो असल में जो बुराइयां और सब कुछ आपकी जिंदगी में नजर आ रही हैं, कोई काला जादू कर रहा है, किसी को कोई एडिक्शंस हो रहे हैं, या कोई शैतान लग रहा है आपके, मतलब ये जो मेरी सास है ये तो शैतान है, तो वो माध्यम है, वो शैतान होगी, उसका शैतान टाइप का आर्किटाइप माइंड होगा। लेकिन असल में वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो आपका माध्यम है, जो आपको इस जिंदगी के मायाजाल से छुड़ा के आगे बढ़ने के लिए प्रॉड कर रही है। द मैजिशियन, सेंट, हीलर और अडेप्ट corresponds to the higher self। ये जो लोग हैं जिनका दिमाग आर्किटाइप इन तरह का है, ये आपके हायर सेल्फ हैं। आपका बड़ा जो आपका हायर सेल्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हायर सेल्फ, मैम आप ही का बड़ा हाँ, प्रतिबिंब जो कि उच्च स्व, आगे की घनत्वताओं में है। हाँ। आगे की घनत्वताओं में जो है, जैसे कि हम सबके हायर सेल्फ जो है, राव ने एक सेशन के अंदर बताया था, हम सभी के हायर हम्म, सेल्फ जो है वो छठी घनत्वता के एंड में और सातवीं घनत्वता की स्टार्टिंग में होते हैं। डिपेंड करता है किसका कहाँ पर है। अच्छा, ठीक है। तो ये ठीक सब है, जो हैं ये जो हमें आपके गाइड करता है, हायर सेल्फ जो हैं। बेसिकली हमें गाइड करता है हमारी जिंदगी के माध्यम लगाने में, वो माध्यम हाँ, लगाता जाता है हमारी जिंदगी में। हाँ, तो ये जो है ये आपके हायर सेल्फ हैं, और बिकॉज ऑफ द बैलेंस विद इन इट्स एनर्जी सेंटर्स पियर्सेस द इल्यूजन टू कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंट इंफिनिटी। ये जो मैंने बताया, ये जो इसके अंदर ये बिंदु है ना, सफेद में काला और काले में सफेद, ये उनकी एनर्जी को संतुलित करता है और इस मायाजाल को भेद के आपका ईश्वर से सामना कराता है या उसकी पहचान कराता है, एंड thereby demonstrates mastery of the catalyst of third density। और देखने में ये आपको आपकी तीसरी घनिष्ठता की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा माध्यम का काम करता है। The archetype of death symbolizes the transition of an entity from the yellow ray body to the green ray body, either temporarily। अच्छा, अब कितने लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे 13 नंबर बहुत दिखता है, 13 नंबर बहुत दिखता है। 13 नंबर होता है डेथ का। जब आपको 13 नंबर दिखता है तो उसका मतलब ये होता है 1111 मैजिशियन, ओके, 1010 1 वो मैजिशियन, डेथ 13 नंबर। 13 नंबर दिखने का मतलब, या डेथ का जो आर्किटाइप है ये प्रतिबिंब है आपकी जिंदगी में
जो बदलाव आ रहा है उसका, के आपने अपने येलो रे मतलब आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से आपके ग्रीन रे बॉडी, एक मिनट मैं आई विल टेल शो इट टू यू इन अ बेटर मैनर, 7 बॉडीज, क्योंकि येलो से ग्रीन चक्र में आना तो एक बात है, लेकिन आपके येलो रे बॉडी है आपकी मेंटल बॉडी और ग्रीन रे बॉडी है आपकी एस्ट्रल बॉडी। ओके, इसका मतलब आपका ये येलो वाला चक्र, ये राम का नाम बहुत जपते हैं ना लोग, ये आपकी मेंटल बॉडी आपका येलो रे। यम से दूर भागते हैं लोग, यम है आपका ग्रीन रे, आपकी एस्ट्रल बॉडी। ओके, तो जब डेथ का, जिसका आर्किटाइप होता है दिमाग का, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने येलो चक्र से ग्रीन चक्र पे। बॉडी ईदर टेम्पररी बिटवीन इनकारनेशंस और मोर परमानेंटली एट हार्वेस्ट, या तो आपके इस जिंदगी में वो एक टेम्पररी फेज है या 2 जिंदगियों के बीच है, या आपका हार्वेस्ट होने वाला है। एक मिनट, में आई। अच्छा भाई साहब आप लोगों को बताओ, हाँ जी हाँ जी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी गिनी मैम ये इतना लंबा सवाल है ना, इसको जिस तरीके से बता रही हैं हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओ, तो एंड में मैं गिनी मैम से पूछूंगा कि इस सवाल को ना समरी बना के एक छोटे से में करके थोड़ा समझा दें, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब टैरो नहीं नहीं, इसमें मुझे तो नहीं मुश्किल आता कुछ है भी और नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं थोड़ा है, समझ सीधी में सी नहीं आ बात रहा है। है। हैं? हाँ ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ना टूट टूट के आ रहा है। मैम अभी ये एंड में जब ये मैम पूरा पढ़ लेंगी ना, तब एक बार इसको समरी में बताएंगी मैम। मैं मतलब अच्छा, पूछने वाला था मैम मैम ठीक है। एक्चुअली मैम ये सवाल कम और जवाब ज्यादा लग रहा है मैम, ये हाँ, इसमें लेकिन वो डॉन इंफॉर्मेशन जो पूछी आंसर ऐसे की रहा है ज्यादा ना, लग रही है। पर हाँ डॉन जी पूछी तो मैम। ऐसे रहा है ना। डॉन तो जी हर मैम। सवाल ऐसे ही पूछता है, वो पूरी बात बताता है और अंत में बोलता है क्या मैं सही हूं। तो आप नहीं चाहते तो मैं नहीं समझाती। अरे एनीवे, नहीं आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप ये पूरा सवाल पढ़ लोगे ना, हाँ, क्योंकि टूट टूट के आ रहा है, समरी तब इसको बताऊंगी। समराइज करके नहीं नहीं, समरी बताना पा फिर इसकी। पा इसमें समराइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने हैं, फूल, डेविल, मैजिशियन, सेंट, ये सब अलग अलग हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहा अच्छा है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये है, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया। अब एक इंसान के, आई विल शो यू द वर्ल्ड कार्ड, दैट विल बी अ बेटर थिंग। आपको याद है हमने एक बार वो किया था, ट्री ऑफ लाइफ, हाँ ट्री ट्री ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ किया था। याद है? ठीक है। हम्म। अब सही कहा, हाँ ये रहा, ये देखो, ये होता है इंटेलिजेंट इंफिनिटी का, मतलब एक जो वो बनाता है आर्किटिपिकल माइंड। ये जो आप स्नेक देख रहे हो, ये हाँ पूर्ण हो गया इंसान। हर इंसान के अंदर फेमिनिन होता है, नेगेटिव होता है। अब आप इसे अर्धनारीश्वर समझो, आप इसे ट्विन फ्लेम समझो, आप इसे राधा कृष्ण समझो, जो मर्जी समझो। अब इसके हिस्से कौन से होते हैं? इसके हिस्से अलग अलग होते हैं, हर इंसान का दिमाग अलग होता है। अब इसके अंदर ये आप हो, आपके अंदर भगवान ने फादर भी दिया है, मदर भी दिया है। अगर आप इसे डेविल की तरफ चले जाओगे, ये रहा डेविल, ठीक है, ये डेविल है, ये बेसिकली आपको दिखता है इविल है, मतलब ये आपको शैतान दिखता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपके माध्यम बना रहा है। और ये फूल है, बेबी गॉड, ये फूल है। इन दोनों को अलग समझता है। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ फूल है, का मतलब बेवकूफ कह रहे हो ना आप यहाँ पे।
फूल का मतलब बेवकूफ हाँ, कह रहे हो ना आप यहाँ पे? बेवकूफ कह रही हूँ, लेकिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने बेवकूफ के साथ अनजान और अज्ञानी भी कहा था। तो जब एक बच्चा हाँ, पैदा ये होता सही है, वर्ड है, तो जब ये सही एक वर्ड है। बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ अलग है, बाप अलग है। वो दोनों को अलग समझता है, उसके लिए दोनों एक नहीं है। तो वो जो बेबी गॉड है वो अज्ञानी है, वो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, एक बच्चे की तरह। समझ रहे हो? वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे ये समझ नहीं आती वक्त से, तो फिर वो फूल हो जाता है। और जो मैजिशियन वगैरह बता रहे हैं, मैजिशियन, सेंट, हीलर, ये लोग आपके हायर सेल्फ हैं। तो जिन लोगों का दिमाग, मैजिशियन है मतलब कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, सेंट है मतलब कि वो ईश्वर की आराधना करते हैं, हीलर है जो दूसरों की सर्विस करते हैं, ये सब अडेप्ट, ये सब जो लोग हैं ये आपके हायर सेल्फ हैं। और हायर सेल्फ क्या करता है? आप ही ने बताया था, वो आपकी जिंदगी में माध्यम लगाता है। सही है? हाँ। जो माध्यम आप ही ने उसको दिए हैं। और हाँ। डेथ, डेथ क्या करता है? डेथ, आप मरने के बाद क्या होता है? आप मरते हो, दूसरा जन्म लेते हो, सिर्फ शरीर बदलते हो। इसी तरह जिंदगी हाँ। में हर रोज हमारी डेथ होती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारी अज्ञानता की मौत होती है और हमें ज्ञान मिलता है। अज्ञानता की मौत होती है येलो रे, मतलब मेंटल, दिमाग। आपने दिमाग से काम लिया, वहां पे आपकी डेथ हुई। एस्ट्रल बॉडी, ग्रीन रे, आपने प्यार से काम लिया, येलो रे से ग्रीन रे पे पहुंचे, यूनिवर्सल लव पे पहुंचे, ज्ञान पे पहुंचे। ग्रीन रे क्या है? लव है। लव क्या है? ईश्वर का प्यार और ईश्वर का ज्ञान। तो ये हमारे साथ रोज होता है। हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं, जब भी हमें कोई नया ज्ञान होता है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, उस वक्त हमारी डेथ हो रही है। तो वो क्या कहता है? ग्रीन रे बॉडी ईदर टेम्परेली बिटवीन इनकारनेशंस, मतलब एक बार मरने के बाद दोबारा जब आप जन्म लेते हो उसके बीच में। दूसरा, आर्किटिपल माइंड परमानेंटली एट हार्वेस्ट, मतलब आपकी हार्वेस्ट हुई और आप तीसरी घनिष्ठता से निकल गए ऊपर। समझ में आया? अब आगे बढ़ूं? हाँ मैम, आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Each archetype presents an aspect of the one infinite creation to teach the individual mind, body, spirit complex according to the calling or the electromagnetic configuration of the mind of the entity. वो कहता है कि ये जितने दिमाग हैं, अलग अलग दिमाग से कहने का उसका मतलब है अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तो फादर हो गया, एक मदर हो गया, एक बच्चा हो गया, एक वो हो गया जो मर रहा है या खत्म हो रहा है और दोबारा जन्म ले रहा है। उसके अलावा बीच में आपके हायर माइंड हो गए। ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, ये ईश्वर का एक प्रतिबिंब है, प्रेजेंट एन एस्पेक्ट ऑफ द इंफिनिट क्रिएशन। वो इंसान को सिखाने के लिए कि तुम्हारा जिंदगी में रास्ता क्या है। और उस इंसान का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है दिमाग का, मतलब उसका दिमाग जिस तरह से बना हुआ है, भगवान ने जिस तरह से बना के भेजा है, और उसको जिस रास्ते पे जाने के लिए भगवान ने तय किया है कि तुम्हें इस जन्म में जन्म लेना है और इस रास्ते पे जाना है भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान तक पहुंचने के लिए हर इंसान का अलग रास्ता होता है। टीचिंग इज डन वाया इंट्यूशन। जो सिखाया जाता है या जो सीखा जाता है वो आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना है, आपके इंट्यूशन से। इसका कहने का मतलब है कि आपके अंदर वाले दिमाग से सीखना है, आपके पीनियल ग्लैंड के पीछे, ग्लैंड के पीछे जो वो आर्किटाइप माइंड है या जो ईश्वर की रोशनी है, वहां से सीखना है विथ प्रॉपर सीकिंग। या कह लो कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन के जो तुम्हें लग रहा है, हाँ ये भी कह सकते हैं। हाँ, वहां से सीखना है with proper seeking or mind configuration. The power will use the spirit as a shuttle to contact the appropriate archetypical aspect necessary for the teach learning. जब आप ढंग से ईश्वर को ढूंढने निकलोगे,
और अपने दिमाग को उस हिसाब से सही बनाओगे, सही सोच बनाओगे, आपकी विल पावर, आपकी जो सहन शक्ति है या आपकी दृढ़ता है, दृढ़ शक्ति जो है आपके दिमाग की, उससे आप अपनी आत्मा को, अपने क्या बोला था आपने अभी, अंदर अंतर मन, उसको आप अंतर्मन कह लो या अंतरात्मा की आवाज, हाँ, दोनों में से तो अंतर्मन भी कह सकते हो, अंतर्मन हाँ, की आवाज। तो अपने भगवान को ढूंढने के लिए अपने दिमाग को जब सही करोगे, विल पावर का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी आत्मा एक तरीके से आपकी गाड़ी या आपका क्या व्हीकल को क्या कहते हैं, वो बनेगा शटल, मतलब जैसे रॉकेट की तरह वो बन जाएगी। सही आर्किटिपिकल एस्पेक्ट नेसेसरी, उस इंसान को ढूंढोगे या सही रास्ता ढूंढोगे जो आपको ईश्वर से मिलाएगा, एज अ शटल टू कॉन्टैक्ट द अप्रोप्रिएट आर्किटिपिकल। आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको उस सही इंसान से तब जाके मिलाएगी जो आपको सही शिक्षा लेने में मदद करेगा और सही इंसान से मिलाएगा जो आपको सही शिक्षा देगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना ये? हाँ, आ तो गया, आ तो गया है, हाँ। अच्छा, in the same way, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। in the same way, each of the other informers of intuition are contacted. इसी तरीके से बाकी जितने लोग जिन्होंने आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा थी ना, मैंने दिल से मांगा था कि मैं जानना चाहती हूं कि ये सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुद्दा शुरू कहां से हुआ, और मेरी इच्छा की वजह से मेरी सोल ने या हायर सोल ने पा को मेरे पास भेजा। पहले अनुराग शर्मा को भेजा, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया, उसके बाद पा को भेज दिया, तब जाके अब मैं पिक्चर देख रही हूं। तो मेरी सोल ने उसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरी वो इच्छा थी और मेरी विल पावर थी कि मैं जानना चाहती हूं, इसलिए मेरी सोल ने, मेरे हायर सेल्फ ने इन लोगों को मेरी तरफ, जब एक कहावत है, जब आप तैयार होते हैं ना, गुरु प्रकट होता है, ये वही कहने की कोशिश कर रहा है। In the same way, each of the other informers of intuition are contacted. They are hierarchical and proceed from the entity's own subconscious mind to group or planetary mind, to guides, to higher self, to archetypical mind, to cosmic mind or intelligent infinity. वो कहता है कि ये जैसे टीचर, सुपरवाइजर, प्रिंसिपल के ऊपर वो क्या होती है, कमिटी होती है स्कूल की, वो क्या बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं, हाँ, फलाने फलाने होते हैं ना। तो इस तरह से जो लोग इंसान अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है, हायर माइंड अट्रैक्ट करता है अपने सीखने के लिए, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर चलता है। जैसे एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड ने एक ग्रुप को अट्रैक्ट किया, या अगर प्लैनेटरी माइंड, मतलब कि इस धरती के सारे लोग, हर कोई बोल रहा है कल्कि कब आएगा, कल्कि कब आएगा, वो इतना ज्यादा कल्कि पे फोकस कर रहे हैं कि कोई गुरु जैसे साईं बाबा आए, कबीर आए, तुलसीदास आए, क्योंकि इस दुनिया के लोगों को जरूरत थी, कहीं ना कहीं किसी मन में उन्होंने ये मांगा था, इसीलिए ये गुरु लोग आए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। जैसे ओशो हो गए, या पता नहीं और कितने भी, जो भी पुराने गुरु नानक हो गए। तो प्लैनेटरी माइंड से गाइड्स, हायर सेल्फ से आर्किटिपिकल माइंड, जब आपका हायर सेल्फ वो आपके लिए वो पर्टिकुलर बंदा ढूंढ के लाएगा, टू कॉस्मिक माइंड और इंटेलिजेंट इंफिनिटी। कॉस्मिक माइंड मतलब ब्रह्मांड का जो दिमाग है, जो पूरा ब्रह्मांड अगर शांति की खोज चाहता है तो ईश्वर को पाएगा, और ईश्वर खुद आएगा तुम्हें सिखाने। ईच इज contacted by the spirit serving as shuttle according to the harmonized electromagnetic configuration of the seeker's mind and the information sought.
ये सारे लोग एक इंसान की जो अंतरात्मा है या उसकी इच्छा है, इच्छा मतलब इतनी दृढ़ इच्छा, या उसका जो उसकी जो आत्मा है वो कांटेक्ट करती है, वो जाती है जैसे रॉकेट की तरह या शटल की तरह, उसकी तरह से ढूंढ के वो लेके आती है, जिनके साथ इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तालमेल बैठती है। जैसे वो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम्स, आपका कहीं ना कहीं कोई ट्विन फ्लेम है, अगर आप सही रास्ते पे हो और दिल से चाहते हो तो वो आएगा। तो इसी जैसे प्यार, कोई कहता है कि दिल से प्यार है तो वो इंसान आएगा, इस तरह से जब आपके सोल की इच्छा है कि आपको पर्टिकुलर ज्ञान चाहिए अपनी जिंदगी में या ईश्वर से मिलना है, तो वो उस माध्यम को आपकी जिंदगी में ढूंढ के लाएगा जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि तालमेल सही बैठता है, और एंड द इंफॉर्मेशन सॉर्ट जो आप ज्ञान चाहते हो उसके हिसाब से। विल यू प्लीज कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड करेक्ट। ये देखा, या हर बार यही करता है। तो ये इसलिए ऐसा लग रहा था कि मैं समझा रही हूँ इसके बजाय कि मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अब डॉन बोलता है अब मैंने जो कहा वो कितना सही था और कितना गलत था, ये आप जरा मुझे, और अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो क्या आप मुझे बताएंगे? पा, देखा कितना छोटा सा रिस्पॉन्स दिया उसने, बोलिए। मैम पहली बात तो इस सवाल के जवाब में आपने इस सवाल के बीच में आपने एक चीज बोली थी कि जब आप अपनी इंट्यूशन से ढूंढते हो तो आपको चीजें मिल जाती हैं, और आपने अचानक से एकदम से नाम लिया, जब आप एक गुरु को ढूंढते हो तो भगवान भेज देता है, और आपने इमीडिएटली एकदम से मेरा नाम लिया, आप बोला ना एकदम से, किसी का माइक ऑन सडन सी है? एक फीलिंग सी आई। पा, उसकी वजह से आपकी आवाज दब रही है। किसका माइक ऑन है? नहीं, इम्पोर्टेंट सेशन चल हेलो, रहे होते अब हैं आ रही है बीच मैम? में। हाँ, आ रही है। हाँ जी, हाँ, तो बोलिए पा। मैम जब आपने बीच में ये बोला था ना कि जब आप एक दिल से एक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हो क्योंकि आप कंफ्यूजन में होते हो, आप एक इंफॉर्मेशन, आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हो और सडनली आपको कोई एक गुरु टाइप आ जाता है कोई, और आपने अचानक से एकदम से बोला पा, तो मैम मैं तो थोड़ा सा टच फील हो गया था, और उसके लिए मैम बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। दो मैं गुरु तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन हाँ, ये जो चीज मेरे को समझ में आई मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी, और मैं बहुत बहुत ग्लैड भी हूँ इस चीज के लिए कि आप लोग इसको इतने इंटरेस्टिंगली और इतने ध्यान से सुन रहे हो। और एक चीज जो मैं इस अगला जो जवाब ये देगा, जवाब बताने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, या एक एक सेइंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद श्रोडिंगर ने एक बात बोली थी। उसने कहा था योर माइंड, माई माइंड, ऑल माइंड्स अक्रॉस द यूनिवर्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड आर वन माइंड बिकॉज दे आर क्रिएटर्स माइंड। तो इसमें वो ये कह रहा है तुम्हारा दिमाग, मेरा दिमाग, किसी का भी दिमाग, इस पूरे ब्रह्मांड का दिमाग, सब कुछ एक ही है, क्योंकि वो एक दिमाग उस रचयिता का दिमाग है। मतलब इस पूरे सवाल में वो ये कहना चाह रहा था और मैंने समराइज कर दिया उसको। अब वो आगे क्या जवाब देता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो रा यहाँ पे ये कहता है, रा कहता है कि द एंटिटी हैज बीन यूजिंग ट्रांसफर्ड एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ दिस सेशन ड्यू टू इट्स डिप्लीटेड फिजिकल लेवल्स। कह रहे कि पहली बात तो यहाँ पे मैं पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। वी शैल बिगिन दिस रादर कॉम्प्लेक्स आंसर विच इज इंटरेस्टिंग बट डू नॉट एक्सपेक्ट टू फिनिश इट। Those portions which we do not respond to we ask that you re-question us upon at a working in your future। वो कह रहा है कि देखो पहली बात तो ये भी जो कार्ला है ना उसकी ऊर्जा है ना काफी, जो हमने ट्रांसफर की थी वो काफी नीचे जा चुकी है। कह रहा तो उसका शरीर शारीरिक रूप से भी वो दिक्कत में आ रही है, उसको दर्द हो रहा है। तो अभी हम नहीं करेंगे इसको। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें इस ये जो तुमने सवाल पूछा है ना, इतना कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका जो जवाब है वो भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जो तुमने पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी है ये। कह रहा और हम तुम्हें इसका जवाब तो देंगे लेकिन बाद के फ्यूचर में तुम्हें देंगे, लेकिन और ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि अभी जो हम तुम्हें बताएंगे वो पूरा जवाब है। अगर हमने बीच में से कुछ छोड़ा इस जवाब का तो हमसे आगे फ्यूचर में पूछ जरूर लेना इसके बारे में। तो इसके बाद फिर से उसने एक सवाल पूछ लिया, अभी तो जवाब भी नहीं हुआ था, उसने फिर एक और सवाल पूछ लिया। एक सेकंड, हाँ पा, ओके।
तो वो कहता है कि perhaps it would be better to start the next session with an answer to this question. Would that be appropriate? वो कहता है कि अगला सेशन फिर इसी आंसर से शुरू करेंगे. क्या ये सही रहेगा या और is the energy already fixed? इसका क्या मतलब हुआ? तो वो कह रहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर अगले सेशन में ये इस सवाल का आप जवाब दो, ताकि क्योंकि लंबा जवाब होगा इसका। तो लंबा तो है, ये एक रहा. काम करते हैं कि बाद में नहीं ज्यादा लंबा नहीं है, वो मैं कर दूंगा बहुत जल्दी खत्म, वैसे भी आखिरी सवाल ही है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर ऊर्जा है उतनी तो आप हमें बताओ, हम आगे चले, नहीं तो फिर यहीं पे रोकते हैं इसको। तो रा कहता है एनर्जी इज एज ऑलवेज अलॉटेड, द चॉइस एज ऑलवेज इज योर्स। क्या देखो ऊर्जा तो इसके अंदर है, अलॉट हमने की भी है, और पहले भी इसके अंदर अलॉटमेंट थी उस ऊर्जा की कि मतलब वो प्रस्तुत है इसके अंदर, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम उसे कहाँ तक, किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो। ये तुम्हारी ही इच्छा पे आधारित है। तो फिर डॉन अगले सवाल में पूछता है कि चलो ठीक है, फिर आप हमें बताओ क्या है फिर ये आगे की, इसका सवाल का जवाब दो। तो फिर रा बताओ. इसका जवाब देता है। रा कहता है perhaps the first item which we shall address is the concept of the spirit used as a shuttle between the roots and the trunk of the mind. This is misapprehension, and we shall allow the questioner to consider the function of the spirit further. For in working with the mind, we are working with one complex and have not yet attempted to penetrate intelligent infinity. वो कह रहे हैं कि देखो, पहली बात तो तुमने तो सबसे पहला सवाल किया, तुमने कहा जो आत्मा है वो शटल की तरह जाती है ना? और ये जो शटल होती है इनके बीच में होती है तुम्हारे दिमाग में, मतलब जो जड़ है दिमाग की, और जो ट्रंक, मतलब एक तो पेड़ हो गया दिमाग का, उसके बाद फिर उसकी जड़ हो गई। कह रहा उसके बीच में तुम इसको समझ रहे हो इस आत्मा को। कह रहे ये गलत है, ये इसको देखना, इस तरीके से देखना थोड़ा गलत है। हम कहेंगे जो सवाल करता है यानी डॉन, वो एक बार इस आत्मा का जो काम करने का तरीका है ना, उसको एक बार दोबारा देखे कि कैसे करती है। कह रहे कि फॉर इन वर्किंग विद द माइंड वी आर वर्किंग विद वन कॉम्प्लेक्स। कह रहे कि जब हम दिमाग के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, वो इसको अलग अलग सोच के चल रहा है कि क्या कहते हैं, ये ट्रंक अलग है, वो उस ऊपर अलग, मतलब उसकी जड़ अलग है, वो अलग है, पेड़ की जो वो है पत्तियां हैं वो अलग। कह रहे ऐसे नहीं है, कह रहे ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है। एक ही कॉम्प्लेक्स में के अंदर अलग अलग चीजें चल रही हैं, मतलब एक ही पेड़ है, इसके अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल पे चल रही हैं, ऐसा नहीं है। कह रहा और इसके आगे अभी तो तुमने अनंत बुद्धिमानिता को तो अभी तो घुसे ही नहीं हो उसके अंदर, वो तो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। फिर वो आगे कहता है it is well said that archetypes are portions of the one infinite creator or aspects of its face. It is, however, far better to realize that the archetypes, while constant in the complex of generative energies offered, do not give the same yield of the complexes to any two seekers. Each seeker will experience each archetype in the characteristic within the complex of the archetype, which are most important to it. तो वो कह रहा है कि ये जो तुमने बोला ना ठेठ दिमाग जो है तुम्हारा, कह रहा है ये ठेठ दिमाग तुमने बिल्कुल सही कहा है कि ये बिल्कुल अनंत रचयिता का चेहरा है ये, जो ठेठ दिमाग है तुम्हारा, जो अंदर बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसकी जड़ के अंदर नीचे जाके, मतलब जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर जो जड़ है, जड़ के नीचे जाके होता है ये ब्लूप्रिंट होता है इसके अंदर पूरा, पूरी गैलेक्सी का, पूरे इस ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है उसके अंदर। तो कह रहा है कि उसके अंदर ये जो है ना, ये तुमने बिल्कुल सही समझा है कि हाँ वो रचयिता का चेहरा है, बिल्कुल। कह रहा है हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें इसके आगे कि ये हर किसी के अंदर इसकी जो ऊर्जा होती है ना, अलग अलग तरीके से होती है। कौन उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करेगा, कौन उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी को उसके अंदर से जो जवाब मिले वो भी एक जैसे मिले, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दो लोग जो ढूंढ रहे हैं उस रचयिता को, दोनों के रास्ते भी तो अलग अलग है ना, कोई इस तरफ से आ रहा है घूम के, कोई उस तरफ से आ रहा है घूम के, कह रहे दोनों के तरीके भी अलग अलग है ढूंढने के। इसीलिए जो भी उसको ढूंढता है, उस रचयिता को जाने की कोशिश करता है, तो वो इसी ठेठ दिमाग को ही घुसता है इसके अंदर। जब वो इसके अंदर घुसता है ना, तब उसे वो रचयिता दिख जाता है, उसे उसका रचयिता का चेहरा, या कह लो कि उस रचयिता की पूरी रचना दिख जाती है, वो खुद दिख जाता है अपने आप को। कह रहे तो उस केस में क्या होता है कि जो भी बंदा होगा, जो भी मतलब मान लो आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, सबका उस रचयिता को ढूँढने का तरीका अलग होगा। कह रहे लेकिन जो उसके अनुभव हो रहे होंगे ना, वो उस हिसाब से होंगे जैसा-जैसा वो करता जाएगा। जैसे-जैसे उसकी इच्छा होती जाएगी। कह रहे क्योंकि ऊर्जा तो उसके अंदर प्रदान की गई है सबको बराबर कि हाँ, तेरे पास भी ये ऊर्जा है, तेरे पास भी ये ऊर्जा है, तेरे पास भी ये ऊर्जा है। लेकिन वो इच्छा ड्रिवन है वो, मतलब कि आपकी क्या इच्छा है,
अब आप जा रहे हो रचयिता को ढूंढने, अचानक से बीच में आई दुकान, आपने कहा अरे यार यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। आपने कहा रचयिता को बाद में देखेंगे, पहले 1 प्लेट मोमो खाते हैं। तो फिर आप वहाँ पे रुक गए। तो वो इच्छा पे आधारित है। अब दूसरे को लग रहा है कि हाँ जी, राजमा चावल अच्छे हैं, वो वहाँ निकल गया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके तुम रचयिता की तरफ ही जा रहे हो। फिर वो आगे कहता है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्वेश्चनर दैट द फूल इज डिस्क्राइब्ड इन सच अ वे. One great aspect of this aspect is the aspect of faith, the walking into space without regard for what is to come next. This is, of course, foolish, but is part of the characteristic of the spiritual neophyte. That this aspect was not seen may be pondered by the questioner. कह रहे हैं कि इसका एक उदाहरण हम तुम लोगों को देते हैं। इस केस में हम इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, डॉन की बात करते हैं। डॉन ने यहाँ पे बात की एक फूल की। फूल यानी एक अनजान या अज्ञानी, उसकी बात की उसने। और उसने जिस तरीके से अलग-अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उसको समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। वो आगे ये कहता है, ये जो ठेठ दिमाग का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जिसे तुम अज्ञानी कहते हो, फूल कहते हो, कह रहे इसकी सबसे बड़ी मुश्किल है इसका फेथ, यानी इसका विश्वास। कह रहे दिक्कत यहाँ पे विश्वास के साथ दिक्कत ये है, वो कह रहे हैं कि ये ना बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक जगह पे कदम तो रख दिया, एक जगह घुस गए आप। मतलब मान लो एक कमरे के अंदर आप चले तो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बाद होगा क्या। मान लो एक कमरे से दूसरा कमरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा कमरा जुड़ा हुआ है। कह रहे आप एक कमरे के अंदर घुस तो गए, आपने मान लिया उस कमरे के अंदर ये सारी चीजें हैं, पर उसके साथ में भी कमरा है, उसके अंदर तो आपने जाना ही नहीं, तो उसके अंदर क्या है। कह रहे विश्वास के साथ यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि आपको आप अंधे हो गए, फेथ करने लग जा रहे हो, आप ढूंढ नहीं रहे हो उससे आगे कि इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। कह रहे ये दिक्कत होती है फूल के साथ, जिसको तुम कह रहे हो ना अज्ञानी, या कह लो अनजान, या कह लो बेवकूफ। कह रहे उसके साथ ये दिक्कत होती है, क्योंकि वो मान के बैठ गया, उसने जानने की कोशिश, अपना ही दरवाजा खुद ही बंद कर दिया उसने। वो कह रहा है कि हाँ जी, मेरी तो मान्यता ये है और मैं तो इतना ही मानता हूँ। अब जब उसने इतना मान ही लिया है, तो अगला दरवाजा उसके लिए खुलना भी होगा ना, तो भी नहीं खुलेगा उसके लिए, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। और वो कह रहा है कि अभी उसने पिछले अभी पार्ट में उसने ये बोला है एक कि मिनट रचयिता एक सेकंड मैम, मैं फ्लो में हूँ अभी। उसने अभी पिछले पार्ट में ये कहा है कि रचयिता तक पहुंचने के लिए ऊर्जा तो सबको बराबर दी गई है, लेकिन ये इच्छा पर आधारित है कि कौन किस रास्ते से कैसे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने विश्वास किया और आप रुक गए कि इतना ही है बस, कह रहा फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर इसके आगे भी वो कह रहा है दिस इज ऑफ कोर्स फूलिश बट इज पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल माइंड। कह रहे कि हाँ ये ठीक है, अज्ञानता है, हम मानते हैं। कह रहे लेकिन ये भी हिस्सा है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी का, जो तुम स्पिरिचुअल पार्ट पे निकले हो ना, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। चलो ठीक है, आज चलो कम से कम तुम यहाँ तक तो आए, इतनी तो मान्यता हुई, अगले जन्म में चलो इससे आगे चलोगे। कह रहे इसी तरीके से ये भी उसी का ही हिस्सा है। कह रहे दैट दिस एस्पेक्ट वाज नॉट सीन मे बी पॉन्डर्ड बाय द क्वेश्चनर। कह रहे ये चीज ना हम देख रहे हैं कि डॉन ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं की। डॉन ने बस फूल तो बोल दिया कि हाँ बेवकूफ है या अनजान है या जो भी है, या ज्ञानी है। कह रहा उसने वो तो बोल दिया, कह रहा लेकिन उसने इसकी गहराई को नहीं समझा कि ऐसा है तो क्यों है। ये चीज उसने बोला कि ये इसको डॉन को दोबारा एक बार सोचना चाहिए सवाल को लेकर। फिर वो आगे कहता है एट एक दिस टाइम सेकंड वी शैल। हाँ मैम। मैं वहां पे जो उसने बोला ना कि हाँ उसका फेथ है इसलिए वो चलता जा रहा है, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे फूल का आमतौर पे यही होता है कि वो हाँ बिल्कुल एक माउंटेन के बच्चों की तरह। क्लिफ के एज पे है और वो हाँ सर उसका ऊपर है और अपनी मस्ती धुन में वो चला जा रहा है। अब वो नीचे गिर सकता है, मर भी हाँ सकता है, नीचे हाँ पानी भी हो सकता है, डूब भी सकता है, नीचे क्या है उसे पता ही नहीं, लेकिन उसे ईश्वर पे हाँ इतना भरोसा है कि वो चला जा रहा है। हाँ एक बच्चा हाँ जब पैदा होता है, तब उसे अपनी माँ पे इतना भरोसा है कि माँ उसे हवा में भी उछालेगी ना, तो बच्चा हाँ हंसता है। हाँ इसका मतलब ये था। अब यू कैन हाँ। कंटिन्यू। देखो मैम, बच्चे के केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ जो है ना उसको पता है कि मेरा बच्चा है, मैं ऐसे कुछ होने नहीं दूंगी, चाहे मेरे को हो जाए कुछ। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है ना, तो ये जो बच्चा है ना, फिर ये हो जाता है कलाकार। मैं आपको बता, देखो सिंपल सी बहुत बहुत ऑनेस्टली लेते हैं इस चीज को हम लोग, अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, दूसरे की हम किसी की बात नहीं कर रहे। मैं अपने अपने ऊपर ही ले लेता हूँ चलो इस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस तरीके से अंधों की तरह विश्वास करके अगर मैं चलता चला जाऊं, मुझे नहीं पता खाई के नीचे क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ जी, मैंने मान लिया यही है, यही है और यही है, और मैं मानता चला जा रहा हूँ। तो मैंने जानने की कोशिश की। अगर मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा, तो कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा, अरे अंधे रुक तो सही, नीचे गड्ढा भी है,
गिर भी सकता है तू, लेकिन जब मैं जानने निकलूंगा ना तो मुझे पता है कि अच्छा मेरे को इस क्लिफ पे नहीं जाना है, इस पहाड़ी पे नहीं जाना है, मुझे इस पहाड़ी पे जाना है, क्योंकि मैं आप खोज में निकला हूं। उसकी समझ रहे हो, बात दोनों में नहीं डिफरेंस है। समझे। हाँ, लेकिन आप मैं उसकी तो बात समझ नहीं गया। समझे। अब वो ये कह रहा है कि एक जो ईश्वर की खोज में निकलता है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे निकलता है, वो हाँ जो है उसे ईश्वर पे इतना भरोसा होता है कि वो फिर कुछ आगे पीछे नहीं देखता, वो तो फिर चलता जाता है अपनी ईश्वर की खोज में, क्योंकि हाँ। उसको उसका फेथ बहुत स्ट्रांग होता है। अरे मैम आप समझ नहीं रहे हो, उसने दोनों चीजें बोली हैं। वो कह रहा है फेथ के साथ दिक्कत ये है कि उसे पता नहीं है आगे क्या है। आप इस चीज को दोनों तरफ से बैलेंस करके देखो। एक तरफ हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ स्पिरिचुअल जर्नी है, वो जा रहा है, खोज पे भी निकला है, लेकिन खोज पे उसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि रचयिता है कौन। अगर उसने ये मान लिया ना कि बस ये ही है जो उसके सामने है, तो फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा जब तक वो रचयिता तक नहीं पहुंच जाएगा। या तो इसी लाइफ में कर ले, कर अपना मेडिटेशन, क्योंकि वही एक तरीका है जिसकी तरीके से तू जान सकता है। या तो ये कर ले, न या तू मंदिर चला जा, जैसे तेरे को ठीक लगे तू कर, लेकिन खोज मत रोक अपनी। अगर तू रुक गया और मान के बैठ गया हाँ जी मैंने तो बोल दिया भगवान को देख लेगा जो भी होगा, भगवान कहेगा अरे तूने सारा कुछ मेरे पे डाल रखा है, खुद तू मेरे दिमाग से निकला है कि तू घूमना चाहता है, मेरे ब्रह्मांड को देखना चाहता है, सारी चीजें करना चाहता है, अनुभव लेना चाहता है, और द एंड में डाल रहा है तू मेरे ऊपर, ये क्या बात हुई यार। तो रचयिता भी तो कहेगा ना, रचयिता तेरे को बनना है, समझदार बन, तुझे तुझे अपनी रचना करनी है आगे जाके, ऐसे अंधों की तरह चलेगा तो नहीं चलेगा ना दोस्त, तू अपनी मीरा रचना को की तोड़ देगा, कहानी सुनी फायदा है नहीं। आपने? मैम पता मीरा, नहीं है, गर्लफ्रेंड थी वैसे तो मेरा। मीरा की कहानी सुनी है? वो जहर नहीं भी नहीं पी नहीं। लेती थी, कांटों पे भी सो जाती थी, लेकिन ईश्वर आके उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देता था। जिसे ईश्वर पे भरोसा होता है ना, वो ये सब नहीं देखते। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डॉन ने जब फूल के बारे में बात की तो उसने उसे इस तरह से समझाया कि जैसे वो बेवकूफ है, लेकिन हाँ उसी बेवकूफ की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो ताकत हाँ है उसका विश्वास। बस बात खत्म। हाँ। अब आगे का पैराग्राफ आप कर सकते हो। ठीक है। तो कहता है कि एट दिस टाइम वी शैल अगेन रिक्वेस्ट दैट द क्वेरी बी रीस्टेटेड एट द नेक्स्ट वर्किंग। हाँ तो मतलब वो ये कह रहा है कि आगे का जो जवाब है ना, हम चाहेंगे कि आप ऐसा करना, इसी को अपनी क्वेरी को ना अगली बार, मतलब अगला यही सवाल अगली बार पूछना, हम थोड़ा और बेहतर तरीके से तुमको समझाएंगे, क्योंकि इस वक्त ठीक है। उसकी ऊर्जा नीचे जा रही है, तो वो भी उसे पुश नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, अब YouTube बंद रिकॉर्डिंग करने से रिकॉर्डिंग। पहले, YouTube बंद करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज अभी मैं एक्चुअली हीलिंग करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि 2 बजे की बजाय हमने 2:30 बजे हमें शुरू करना पड़ा, और 2 घंटे हो गए हैं इस सेशन को, 1.5 घंटा, तो अभी मैं हीलिंग नहीं कर पाऊंगी। और 7 बजे मेरा एक अरे दूसरा रिकॉर्डिंग तो शो रुक है। दो। अरे 1 मिनट पा, तो 7 बजे ओके। मेरा दूसरा शो है जो इट इज मोर लाइक अ मुशायरा। एक जर्नलिस्ट हैं जो अपनी कविताएं सुनाने वाले हैं, तो अगर आप चाहो तो वो देख लो। अगर उसके बाद वक्त मिला तो 9, 9:30 बजे मैं हीलिंग सेशन करूंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो यू कैन ज्वाइन, और नहीं हो तो दूसरों को हीलिंग देने के लिए आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो लॉ ऑफ स्क्वायर्स लग जाएगी, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस हियर। I will see you at 7 o'clock and after that at 9:30. And हाँ, रिकॉर्डिंग, सॉरी, रिकॉर्डिंग भी रोक दूं मैं, 1 मिनट।